स्वागत है आपका फिर से हमारी जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में, जिसमें हम 2019 और 2020 में आए हुए 32 पेपर्स के सारे जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस है हर चैप्टर के वो कवर करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो काफी स्पेशल है, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? पहला क्वेश्चन दे रखा है, लेट पी अ पॉइंट एच कॉमा के ऑन द कर्व y is equal to x square plus 7x plus 2 nearest to the line y is equal to 3x minus 3 then the equation of normal to the curve at p is। तो एक बार इसको यार ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे चैप्टर में डायग्राम ही डायग्राम बनने वाले हैं। मुझे कोई कर्व दे रखा है, वैसे तो ये पैराबोला की इक्वेशन है क्योंकि y is equal to ax square plus bx plus c के टर्म्स में है। तो मान लो कि ये है मेरा कर्व और ये है y is equal to x square plus 7x plus 2, राइट। फिर मुझे एक लाइन दे रखी है y is equal to ये है 3x minus 3 मान लो। एक पॉइंट दे रखा है मेरे को, p पॉइंट दे रखा है ये, और ये p ऐसा पॉइंट है सच दैट ये नियरेस्ट है लाइन से। अब तुम मुझे बताओ, इस पैराबोला पे ये वाला पॉइंट भी हो सकता था, बट ये तो इतना दूर है ना यहाँ से। अब ये पॉइंट अगर लोगे ये इतना दूर होगा, ये पॉइंट इतना दूर, तो p ऐसा पॉइंट है जो सबसे पास है इस लाइन से, लाइक उसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से सबसे ज्यादा कम है मेरा। तो अभी मेरे को पता नहीं है कि p के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। मुझे क्या निकालने का है? मुझे इसका कर्व की इक्वेशन दे रखी है, मुझे लाइन की इक्वेशन दे रखी है, p पॉइंट मुझे नहीं दे रखा, मुझे निकालना है p से लेकर नॉर्मल। तो अगर मुझे p पॉइंट मिल जाता है तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जरा मुझे ये बताओ यार, इस केस में हम पता है क्या करते हैं, इस चीज में हम कोई ऐसा मैक्सिमम मिनिमा यूज नहीं करेंगे कि डिस्टेंस मैक्सिमम हो रहा है मिनिमम हो रहा है। सिंपली मुझे एक बात बताओ, ये वो पॉइंट होगा जो इस लाइन से सबसे पास अगर है, अगर हम क्या करें यार, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाने की कोशिश करें, राइट, वो टेंजेंट 100% इस गिवन लाइन से पैरेलल होगा, तभी तो ये पॉइंट होगा। तुम खुद समझो, अगर इसका जो स्लोप है वो जो लाइन बनेगी और ये लाइन बनेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तभी तो सबसे पास होता है। अगर ये पॉइंट होता तो कुछ ऐसी लाइन होती, मतलब बात समझ रहे हो तुम? तो मुझे बताओ, अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, ये हमारा ये कौन सी लाइन है? ऑरेंज लाइन इज द टेंजेंट एट पी। तो इन दोनों का जो स्लोप है जो 3 है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना यार मेरा। तो अगर m मेरा 3 है तो इस गिवन लाइन का स्लोप भी 3 है। तो क्या करो, स्लोप को इक्वेट कर दो इसके स्लोप से। अब ट्रेडिशनली हम इसमें स्लोप क्या निकालेंगे? अगर मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये कर्व की इक्वेशन है, तो जो dy बाई डी एक्स है वो मुझे देता है स्लोप एट एनी पॉइंट, तो वो दे देगा 2x प्लस 7। अब अगर मैं कोशिश करूँ dy बाई डी एक्स एट p पॉइंट क्या है मेरा? h कॉमा k, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 2h प्लस 7, राइट। बस x की जगह मैंने h डाल दिया अपना, x कोऑर्डिनेट की जगह। अब इसको इक्वेट कर दो 3 से, तुम इसके स्लोप से। तो अगर इक्वेट करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ गया यार? 2h प्लस 7 की वैल्यू आ गई मेरी 3। यहाँ से मेरे को 2h की वैल्यू मिल गई -4, जहाँ से मुझे h की वैल्यू मिल गई कितनी? -2। बहुत बढ़िया। क्या मैं अपना k निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। ये जो पॉइंट p है ये इस कर्व पे लाई भी करता है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मेरे को ये दे रखा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, तो ये जो h कॉमा k है ये भी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 7h प्लस 2 फॉर एनी h एंड k, राइट। तो इस k की वैल्यू निकालो, फिर k की वैल्यू कितनी होगी? h की जगह -2 डाल दो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? सीधा स्क्वायर लिखते हैं यार बिना टाइम वेस्ट किए। 4 -7 इंटू 2 कितना होता है? 14 प्लस 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 4 प्लस 2 6, -14 -8 के बराबर अपनी। तो मुझे अपना जो p पॉइंट था, p पॉइंट मुझे कितना मिल गया है? वो है h कॉमा k, तो यानी कि -2 -8 के बराबर, राइट। ये है मेरा क्या? p पॉइंट ऑन दिस कर्व। अब मुझे निकालना है इसी पे नॉर्मल की इक्वेशन। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? सबसे पहले तो मान लो ये जो ब्लू लाइन है ये होगी मेरी नॉर्मल, ये इस ऑरेंज लाइन से परपेंडिकुलर है और इस व्हाइट लाइन से भी परपेंडिकुलर है। तो अगर इस व्हाइट लाइन का जो स्लोप है, व्हाइट और ऑरेंज दोनों का स्लोप मेरा 3 के बराबर था, तो इस ब्लू लाइन का स्लोप -1/3 हो जाएगा। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, m1 m2 -1 होता है। तो अब मुझे दे रखा है स्लोप, मुझे दे रखा है पॉइंट, तो मैं लिख सकता हूँ बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म जो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी मेरी? y प्लस 8 इज इक्वल टू जो भी मेरा स्लोप है x प्लस 2, राइट। ये फर्दर इसको सॉल्व कर लो यार तुम, तो जाएगा 3y प्लस 24 और यहाँ आ गया -x -2, तो तुम लिख सकते हो कितना? x प्लस 3y प्लस क्या कहते हैं 26 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3y प्लस 26, ये रहा। देखो डी ऑप्शन दे रखा है मुझे, यही जो हमारा मैच कर रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, इफ px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो एक बारी के लिए लिख लेते हैं यार, अपना px मान लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक्चुअली। दैट हैज़ अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू 8 एट x इज इक्वल टू 1। तो जब उसमें x 1 डालते हो तो तुम्हें अपनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है, मैक्सिमा नहीं है मैक्सिमम वैल्यू है, और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x इज इक्वल टू 1, और लोकल मिनिमम वैल्यू है 4
एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड इट इज द कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू। तो मुझसे पी ऑफ 0 पूछा गया है। अब देखो पी एक्स तो मुझे कुछ दे ही नहीं रखा, तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि अब मेरा कोई पी एक्स समझ लो है 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो 3 डिग्री के पॉलिनोमियल किस टर्म्स के होते हैं? वो होते हैं तुम्हारे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के टर्म्स में। भाई साहब इसमें तो चार ये है पैरामीटर्स ए बी सी डी। अलग अलग कांस्टेंट से इनको कैसे निकालेंगे हम? कोई बात नहीं, सबसे पहले इसको हम कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो मेरे पास आ जाएगा अपना पी डैश एक्स, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3ax² प्लस 2bx राइट प्लस सी। अब मुझे दे रखा है जो मैंने ये वाली स्टेटमेंट थी कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, अभी के लिए छोड़ दो कि कितनी है, और एक्स इज इक्वल टू 2 पे, यानी कि 1 और 2 मेरे लोकल मैक्स है और लोकल क्या है मिन। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेशनरी पॉइंट्स है। तो स्टेशनरी पॉइंट्स का क्या मतलब होता है? ये ऐसे पॉइंट्स है एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 जिन पे हमारा जो पी डैश एक्स है ना वो 0 हो जाता है। कहने का मतलब अगर मैं अब यहाँ से ये निकालना शुरू करूँ पी डैश 1 वो होगा मेरा 0, यानी कि पी डैश 1 की वैल्यू कितनी है मेरी? देखो 3 इंटू ए इंटू 1 3a प्लस 2b प्लस सी। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास 3a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। एक और इक्वेशन यार, मेरा पी डैश 2b 0 के बराबर है क्योंकि वो भी एक स्टेशनरी पॉइंट है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यार? यहाँ 2 डालो तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3a 12a राइट। सिमिलरली अगली टर्म कितनी हो जाएगी यार 4b प्लस सी, इसकी वैल्यू भी है मेरी 0 के बराबर। इसको मार्क कर लो अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो यार 1 में से 2 माइनस करो यार, 2 में से 1 माइनस करो बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं करूँगा 2 माइनस 1 तो मुझे क्या मिलता है यार 12a माइनस 3a कितना हो गया 9a प्लस 2b, इसकी भी वैल्यू मेरी 0 के बराबर है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि b आ गया मेरा कितना, इसको ब्लू पेन से करते हैं एक बारी के लिए यार, b आ गया -9a/2 राइट। तो ये भी इक्वेशन ज़रूरी है, इसको मार्क कर लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 3। बी आ गया मेरा ए की टर्म्स में, तो एक रिलेशन तो यहाँ से मिल गया। अब यार मुझे एक चीज़ दे रखी है, कुछ दो इक्वेशंस दे रखी थी यहाँ कि ये देखो x इज इक्वल टू 1 पे मुझे वैल्यू भी दे रखी है कि 8 मिलती है। तो अगर p में मैं 1 डाल दूँ अपनी लोकल मैक्सिमा तो मुझे मिलेगा कितना 8। सिमिलरली यहाँ मिलेगा 4 अगर 2 डालूंगा। तो ठीक है डालते हैं यार, सबसे पहले अपना निकालते हैं p ऑफ 1, p डैश नहीं p ऑफ 1, तो वो है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी विच इज इक्वल टू 8 एंड p ऑफ 2 की वैल्यू मुझे 4 दे रखी है। तो ये कितना हो गया 2 का क्यूब कितना होता है 8a प्लस 4b प्लस 2c राइट 2c प्लस d, इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 4 के बराबर। तो यहाँ से तुम एक और काम कर सकते हो यार, क्या काम कर सकते हो यार कि तुम दिस माइनस दिस कर सकते हो, यानी कि 4 माइनस 8 या फिर दिस माइनस दिस इक्वेशन। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आप कोशिश करूँ p2 माइनस p1 निकालने की तो वो मुझे क्या दे देगा रिजल्ट। एक तो इस साइड में मुझे क्या देगा 8a माइनस ए 7a आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3b, यहाँ आ जाएगा c, डी और डी कट जाएगा इज इक्वल टू -4। एक रिलेशन मुझे यहाँ से ये मिल गया राइट। क्या इस बात में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने 3b की जगह मैं लिख सकता हूँ ये -9a/2 वाली चीज़ थी ना, इसको डाल सकता हूँ डेफिनेटली, तो मुझे एक आंसर मिल सकता है राइट। या फिर एक काम मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको इस इक्वेशन को मैं माइनस कर सकता था इससे, वो भी करके देख लेते हैं। चलो वो करके देख लेते हैं एक बार। मैं क्या करता हूँ कि ये वाली इक्वेशन है 7a प्लस 3b प्लस सी और 3a प्लस 2b प्लस सी, इसको पहले तो मार्क करते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 4। काफ़ी सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स जो भी है 3 इक्वेशन है। तो ये और अपनी ले रहा हूँ 4 एंड 1। तो इफ़ आई डू 4 माइनस 1 तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? सबसे पहले 7a माइनस 3a क्या मिलेगा मेरे को इससे 4a। फिर उसके बाद क्या मिलेगा यार मेरे को, यहाँ से क्या है 3b माइनस 2b, तो यहाँ मिल जाएगा सिर्फ b और c माइनस सी 0, इसकी वैल्यू आ रही है मेरी -4 माइनस 0, यानी कि सिर्फ -4 के बराबर। तो देखो मेरे को b और a में एक और रिलेशन मिल चुका है। अब क्या करो यार, b की जगह तुम डाल दो 4a माइनस 9a/2 कर दो इज इक्वल टू -4, तो मैं अपने सारे आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। 4a को लिख सकता हूँ मैं 8a/2 माइनस 9a/2 की वैल्यू है -4, जो कि साइड में मुझे यहाँ पे क्या दे देगा -a/2 की वैल्यू है -4। यहाँ से मुझे क्लियरली बहुत आराम से मिल गया a की वैल्यू 8। अगर a मिल गया तो b भी मिल गया। b कितना था मेरा -9a/2 इज इक्वल टू -9/2 इंटू 8, यानी कि ये कट के कितना हो गया 4, 9 4 जा 36 -36, b भी मिल गया मेरे को। बहुत सही। क्या c मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। और d भी मिल सकता है। कैसे यार? c के लिए तो क्या करो, ये इक्वेशन लो या ये इक्वेशन या ये किसी को भी उठा लो। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को उठाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा 3a की वैल्यू है 8 प्लस 2b की वैल्यू है -36 प्लस c, इसकी वैल्यू मेरी 0 है।
तो ये कितना हो गया यार, यहाँ से आ गया 24, यहाँ से आ गया -72 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 48 आ जाएगी अगर तुम करोगे। अभी मैंने ओरली कैसे किया, बहुत सिंपल है, 24 इंटू 3 72 होता है और 2 48, तो दिस माइनस दिस 2 आ जाएगा, उस साइड होके प्लस हो जाएगा। तो सी आ गया मेरा 48। अब डी निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वाली इक्वेशन का। तो इसका भी करते हैं अब इस्तेमाल। तो ए की वैल्यू कितनी है 8, बी है -36, सी है 48 प्लस डी, इसकी वैल्यू है टोटल हो जाएगा 8। ये मुझे कितना देगा यार, ये देखो 8 और 8 कट गया, 48 -36 12, उधर जाके -12, तो डी मेरे को मिल गया -12। और मुझसे डी ही पूछा गया था इस क्वेश्चन में, पर तुम तो बोलोगे यार पी ऑफ 0 पूछा था, तो क्या हो गया यार, इधर देखो ज़रा, पी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0 + 0 + 0 + डी। तो मुझसे बेसिकली डी की वैल्यू पूछी थी जो थी -12 के बराबर। राइट, करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x प्लस साइन वाई एट अ पॉइंट a, b इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग 0,3/2 एंड 1/2, 2। तो यार मान लो कि मेरे पास कोई कर्व है, ये मैं मान रहा हूँ, ये है y इज इक्वल टू x प्लस साइन वाई, थोड़ा अलग होगा, मान लिया एक तरीके से। अब इसका एक पॉइंट है कोई भी a, b, मुझे दे रखा है कि इससे जो एक टेंजेंट जा रहा है ना, वो एक लाइन से पैरेलल है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, जो है 0,3/2, ठीक है, 1/2, तो बेसिकली मुझे अपनी जो ये रिक्वायर्ड लाइन थी, ये टी लाइन थी, इसका स्लोप मिल चुका है पहले से ही। कैसे, इसका स्लोप और इसका स्लोप, इन दोनों लाइंस का स्लोप बराबर होगा क्योंकि पैरेलल है। और इस लाइन का स्लोप बहुत ईजी है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 2 - 3/2 अपॉन 1/2 - 0। तो ऊपर भी मेरा कितना आ गया, 1/2 आ गया, राइट, नीचे भी कितना आ गया, 1/2। तो मुझे स्लोप अपना मिल गया लाइन का 1, तो जो टेंजेंट का स्लोप था वो है 1। अब एक बार निकालते हैं, अगर मुझे मेरा कर्व ही दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन वाई, राइट, तो dy/dx को निकालते हैं, उसको इक्वेट कर देंगे अपने स्लोप से। dy/dx कितना आ जाएगा मेरा, तो यहाँ से लिख दो y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस साइन की डिफरेंशिएशन cos इंटू वाई डैश। तुम बोलोगे कैसे आ गया, ऑफ कोर्स आ जाएगा यार, राइट, चेन रूल। तो y डैश 1 माइनस कॉस वाई की वैल्यू मेरी आ गई 1 के बराबर। तो यहाँ से मेरे को मिल गया अपना y डैश, या फिर मैं लिख सकता हूँ dy/dx की प्रॉपर वैल्यू मिल गई कितनी, 1/1 माइनस कॉस वाई के टर्म्स में, राइट। तो इसको मेरे को किसको इक्वेट करना है, इस इक्वेशन को इक्वेट करना है इससे, तो इसको हम कर देंगे 1 से इक्वेट, तो 1/1। तो यहाँ एक बार करते हैं यार, मुझे बेसिकली मिल गया अपना डिनोमिनेटर की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो यहाँ से मेरे को मिल गया कॉस वाई की वैल्यू है 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये y कितना होगा मेरा, π/2, राइट, या फिर 3π/2 भी हो सकता है यार, या 5π/2 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, मतलब ऐसी ऐसी वैल्यू, -π/2 भी हो सकता है ऐसे। तो ये सारी वैल्यूज़ मुझे मिल गई, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस तुम देख सकते हो बस π/2 का ही जिक्र हो रखा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मान लेते हैं ये π/2 है y की वैल्यू, ठीक है। इस y की वैल्यू जो हमने पॉइंट पूछा है, ये a, b पूछा था ना, तो b निकल गया, b तो है π/2। अब a को कैसे निकालेंगे, यहाँ से, ये जो कर्व है इस पे a और b लाई करता है, तो इसका मतलब y क्या था मेरा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन वाई ना। अगर a, b लाई करता है तो b इज इक्वल टू a प्लस साइन b। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ a आ गया मेरा b माइनस साइन ऑफ b। अब मुझे बताओ एट b इज इक्वल टू, जो मेरा b आया था, ये देखो यहाँ से b की वैल्यू आ गई π/2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, a इज इक्वल टू π/2 माइनस 1, साइन ऑफ π/2 1 होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, एक तो ये आ चुका है मेरा, और दूसरा आ गया था b की वैल्यू आ गई थी π/2। तो एक बार ऑप्शंस देखते हैं कौन से ऑप्शन सही है। b दे रखा है मेरा π/2 प्लस a, गलत, क्योंकि a की वैल्यू है कितनी, π/2 माइनस 1, तो ये तो हो गया π-1, नहीं b अलग है। a प्लस बी का मॉड, एक बार इन दोनों का मॉड करोगे तो भी आएगा π/2 इंटू 2 माइनस 1, क्योंकि ऐड करो दोनों को, तो अगेन π-1 आ गया, ये भी गलत है। b माइनस a का मॉड इज इक्वल टू 1, तो चलो सबसे पहले चौथा देखते हैं, b इज इक्वल टू a, बिल्कुल नहीं, यही सही होगा इसका मतलब, तो तुम बिना देखे भी कर सकते हो, बट अगर तुम देखने की कोशिश करो भी, तो b माइनस a, तो π/2 माइनस π/2 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में था, इसका मॉड तो ऑफकोर्स 1 के बराबर ही होगा, एक्चुअली यही 1 के बराबर है पूरा, तो c इज द करेक्ट आंसर। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन अब, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2y प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स x एट x इज इक्वल टू 0 इज, नॉर्मल की इक्वेशन पूछी है x इज इक्वल टू 0 पे, तो ये बस यार एक लेंथी क्वेश्चन है, वैसे तो बोर्ड लेवल का ही है बेसिकली, मतलब इसमें कुछ स्पेशल नहीं करना, काइंड ऑफ, राइट, और कोई छोटी कैलकुलेशन हो भी नहीं रही है, आई बिलीव एक हो सकती है बिल्कुल, अगर तुम लॉग ले लोगे। तुम ये लिख सकते हो कि इस चीज को तुम कर सकते हो 1 प्लस
प्लस एक्स रेज टू द पावर 2y की वैल्यू कितनी है, y माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स x। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? नहीं। अब दोनों साइड क्या कर लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। टेकिंग व्हाट? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो लॉग लेके मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया 2y लॉग 1 प्लस एक्स, राइट, और उस साइड पूरा आ गया लॉग ऑफ y माइनस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स x। मैं बस थोड़ी सी यार तुम्हारे स्टेप्स बचा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, मेंस में इसी की वैल्यू है। अब दोनों साइड क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो इस साइड डिफरेंशिएट करोगे तो टू तो कांस्टेंट है, एक बार y को रखो, log 1 प्लस एक्स की डिफरेंशिएशन करो तो ये आ गया। एक बार क्या करो, 2 को और log 1 प्लस एक्स को साइड रखो और y की डिफरेंशिएशन करो, y की डिफरेंशिएशन आ जाएगी y डैश। उस साइड डिफरेंशिएशन की कोशिश करो तो 1 अपॉन log की डिफरेंशिएशन जो भी होता है वो 1 अपॉन होता है, राइट। अब चेन रूल से इस अंदर वाले की डिफरेंशिएशन करो, वही मेन पार्ट था तुम्हारा। सबसे पहले y की डिफरेंशिएशन, y डैश माइनस कॉस स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, 2 कॉस ऑफ साइन इनवर्स x, राइट। इसके आगे भी कुछ होगा? हाँ बिल्कुल होगा। इसके बाद इसका वो लगेगा तुम्हारा, कॉस की डिफरेंशिएशन होती है साइन माइनस साइन, तो आ गया साइन ऑफ साइन इनवर्स x, माइनस था तो यहाँ लगा दो प्लस। उसके बाद साइन इनवर्स x की भी डिफरेंशिएशन होगी। तुम बोलोगे क्यों? चेन रूल यार, ऑफ कोर्स, राइट। आई होप तुम्हें समझ आ रही हो चीज़। तो इस बड़े से एक्सप्रेशन को ढंग से लिखते हैं यार। सबसे पहले यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 2y अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट, प्लस यहाँ पे तुम लिखोगे कितना, 2 log 1 प्लस एक्स टाइम्स जो हमें रिक्वायर्ड था y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन y माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स x। अब यार ये मैं जानता हूँ बहुत लेंदी हो रहा है, बट जैसे ही x को 0 डालोगे सब खत्म हो जाएगा, राइट। इसके बाद मेरा क्या बचा, ये जो मेरे को निकालना था y डैश प्लस 2 कॉस ऑफ साइन इनवर्स x। ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, तीनों ये इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा अभी, देखना। तो साइन इनवर्स साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ x, और ये पूरा डिवाइड हो रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट से। अब यार तुम क्या पुट कर दो, सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0, तो तुम्हारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ सिर्फ बचा 2y अपॉन 1, ठीक है। यहाँ क्या बचा, एक बार इसको मैं ढंग से ही निकाल लेता हूँ, पूरी ज़रूरत ही नहीं है, ओरली कर लो। x 0 डालते हो तो log 1 हो जाएगा 0, तो ये एक्सप्रेशन कट गया, तो ये y डैश भी हट गया, राइट। तो सिर्फ लिखूंगा 2y इज इक्वल टू, अब इधर देखो साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो नीचे आ गया 1 अपॉन y माइनस 1, तो इसके लिखते हैं 1 अपॉन y माइनस 1। आई होप यार तुम्हें ये सब समझ आ रहा हो, कोई बड़ी चीज़ है नहीं इसमें। इधर आया हमारा y डैश और ये तो कट जाएगा पूरा क्योंकि x 0 है, बहुत ही बढ़िया, राइट, ये तो पूरा ही हट गया, तो सिर्फ y डैश। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ कि मेरा y डैश मेरा निकल आया कितना, 2y इंटू y माइनस 1। बट यार y की कौन सी वैल्यू डालूं, मेरे को y भी तो डालना है, मेरे को एक नंबर चाहिए अपना। तो देखो अगर x 0 है तो वो इस कर्व पे भी तो लाई कर रहा है, लाइक y का कोऑर्डिनेट ऐसे में निकालो, तो यहाँ से हम निकालते हैं x को अगर 0 डालेंगे तो y एट 0 आ जाएगा मेरा जो मुझे चाहिए। तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1 रेज टू पावर 2y, 0 है तो ये तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ 1 रह जाएगा, 1 रेज टू पावर एनीथिंग, प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ साइन 0 कितना होता है 0 जो भी है, तो कॉस स्क्वायर 0 होता है मेरा 1, तो ये आ गया 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो y मेरा 2 है इस पॉइंट पे, तो यहाँ 2 डाल दो तो आंसर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 1, यानी कि कितना आ गया मेरा स्लोप 4 के बराबर। भाई ये तो टेंजेंट का स्लोप है dy बाई डी एक्स, मुझसे नॉर्मल पूछा है तो नॉर्मल का स्लोप यार बहुत ज़्यादा इजी है, तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 अपॉन 4, राइट। अब मुझे किस पॉइंट पे निकालनी है इक्वेशन, वो पॉइंट था x था 0 और y था 2, तो इस पे निकालनी है और मुझे स्लोप दे रखा है, मुझे दे रखा है स्लोप और पॉइंट, तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म मेरी लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है बताओ यार, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो सिर्फ x लिख दो, तो यहाँ से मेरी इक्वेशन कितनी बन गई 4y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस x, यानी कि मेरी फाइनल इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 के बराबर। कैसी इक्वेशन दे रखी है चेक करते हैं, ये रहा, तो C इज द करेक्ट आंसर, x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, बहुत सही। तो करते हैं यार अपना क्वेश्चन नंबर 5, मैंने स्टार मार्क लगा रखा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक और लगा देते हैं यार इस पे। तो यार इसमें मुझे क्या दे रखा है कि मेरे पास फंक्शन है -1 से लेकर इन्फिनिटी तक से r तक, तो ये इसकी डोमेन है, और फंक्शन दे रखा है कि f ऑफ 0 मेरा 1 के बराबर है, देखो मैंने साइड में लिख रखा है, fx मेरा वैसे क्या है log x log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है, अगर मेरा x नॉट इक्वल टू 0 है, और 1 है अगर x इक्वल टू 0 है, मतलब ये एक पीस वाइज फंक्शन है। अब ये पीस वाइज क्यों बना रखा है यार फंक्शन, क्योंकि ऑफकोर्स यार एट x इज इक्वल टू 0 ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है और ये 0/0 फॉर्म ले लेता है मेरा पूरा, राइट। तो इन्होंने क्या किया है, इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए 1 वैल्यू दे दी 0 पे। अब क्या ये सच में कंटिन्यूस है भी फंक्शन, चेक करते हैं यार। मुझे ये बताओ अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ अपनी लिमिट कितना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx की, तो उसका आंसर कितना आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, राइट, और इसका आंसर होता है 1। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, NCERT में भी आई गेस बताते हैं, बट
कोचिंग में तो बताते हैं कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1। और अगर ये डिराइव तुमसे ना आ रहा हो तो क्या करो, कोई बात नहीं, अपना एल हॉपिटल रूल लगा लो। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है यार, ऊपर को डिफरेंशिएट करो तो आंसर आ गया 1/1 + x, नीचे को करो तो 1। अब x को 0 डालो, आंसर आ गया 1। तो ये था इसका क्विक प्रूफ, ठीक है। तो एनीवेज आंसर 1 है, तो मुझे पता है फंक्शन कंटिन्यूस है। पर मुझे ऑप्शंस में क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन है कि ये इंक्रीज कर रहा है पूरी अपनी डोमेन में -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। दूसरा ऑप्शन है कि -1 से 0 तो ये डिक्रीज कर रहा है, पर उसके बाद ये इंक्रीज कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है कि -1 से लेकर 0 तक ये इंक्रीज कर रहा है और फिर उसके बाद डिक्रीज कर रहा है। और चौथा क्या है, ये हमेशा डिक्रीज कर रहा है अपनी एंटायर डोमेन में। तो कैसे निकाले यार इसको, देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए तो हम बेसिकली क्या करते थे कि अपना f' को >0 <0 से काम थोड़ा सा हो जाता था हमारा, राइट। बट अगर तुम इसको नोटिस करो, मेरा जो f' आ रहा है वैसे तो 0 के बराबर है अगर x 0 है, पर नॉट इक्वल टू 0 में ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है मेरा। मैंने क्या किया, मैंने इसको बस डिफरेंशिएट कर दिया और इसको भी 1 को भी डिफरेंशिएट कर दिया। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो जो ये चेन रूल्स, प्रोडक्ट रूल से जो भी है, क्वेश्चन रूल से मेरा ये वाला आंसर आ रहा है। मेरा f' जब >0 है तो इसका मतलब x/1 + x इज ग्रेटर दैन, एक्चुअली माइनस कर दो, -log 1 + x इज ग्रेटर दैन 0, राइट। बट इंक्रीजिंग के लिए मेरे पास कोई इंटरवल थोड़ा ना आ पाएगा। इससे क्या मुझे कोई इंटरवल मिल पा रहा है, बताओ यार। नहीं यार, कोई इंटरवल थोड़ा ना मिल पा रहा है इस चीज़ से मेरे को। कैसे निकालूंगा ये, तो x की वैल्यू और log भी आ गया है, तो बेसिकली x/1 + x इज ग्रेटर दैन log 1 + x। इसके बाद तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, इसको सॉल्व थोड़ा ना कर सकते हैं। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कहते हैं इसको हम, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने तुम्हें बताया हो ये चीज़, ठीक है। तो क्या करें फिर इसका, सिमिलरली <<0 पे भी होगा। तो हम कैसे निकाले यार कि कब कब मेरा जो इस इंटरवल में <0 होगा, इस इंटरवल में >0 होगा, कैसे निकाले उस चीज़ को यार। एक काम हम क्या कर सकते हैं, हम पुट करके देख सकते हैं वैल्यूज़। तो जो हमारा मेथड 1 है, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी है इस चीज़ की, हमारे पास ऑप्शंस है, तो इसमें क्या करो, पुट करके देखो। अब कैसे पुट करना है यार, देखो क्लियरली चारों ही ऑप्शंस में मेरे पास 2 इंटरवल्स है या फिर एक इंटरवल है, या तो पूरा -1 टू इन्फिनिटी है या फिर क्या है -1 से लेकर 0 और 0 टू इन्फिनिटी। तो क्या करते हैं यार, एक नंबर लाइन बनाते हैं और ब्रेक कर देते हैं। यहाँ आ रहा है -1, ठीक है, यहाँ आ रहा है 0 और यहाँ है हमारा इन्फिनिटी, यहाँ है -इन्फिनिटी, राइट। तो क्या करो, कोई भी -1 से लेकर 0 के बीच का नंबर उठा लो ज़रा। मान लो मैं कह रहा हूँ -½ नंबर अगर मैंने ले लिया, एक -½ नंबर ले लेते हैं और एक क्या करते हैं, एक 0 के बाद का नंबर उठाते हैं, जैसे मैंने ले लिया 1, ठीक है। तो 1 और -½ को उठाओ और क्या करो, अपने f' में पुट कर दो। यार ऐसा क्यों, मुझे ये बताओ। अगर मान लो कि B इज़ द करेक्ट आंसर मान लो, तो इसमें लिखा है डिक्रीजेज इन -1 टू 0। कहने का मतलब देखो, हमारा जो इसका मतलब जो f' है वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा -1 टू 0 में 100%, क्योंकि इसमें डिक्रीज कर रहा है तो मेरा स्लोप जो होता है f' वो नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो चलो पुट करते हैं। ये जो -1/2 नंबर है, अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास कितना f(x) आता है। बेसिकली मैं f' -1/2 निकाल के देखता हूँ एक बार। ये तो हिट एंड ट्रायल वाले मेथड है, पर फिर भी। तो इसका आंसर कितना आ गया यार, ये देखो x/1 - x, तो -1/2/1 -1/2, राइट, -log ऑफ 1 - 1/2। तो ये टोटल आंसर मेरे को कितना दे रहा है यार, ऊपर कितना बचा, -1 नीचे 2, और 1 - ½ मेरा कितना होता है यार, हाफ के बराबर होता है गेस, राइट। तो 2 और 2 कट गया, आंसर आ गया -1 विच इज नेगेटिव। यार यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई थी, जब मैंने इस चीज़ को कैलकुलेट किया तो ये सिर्फ इस एक्सप्रेशन को मैंने लिखा, ये तो -1 आ रहा है, ये सही है। इस एक्सप्रेशन को मैं लिखना भूल गया था, तो वो भी लिख देते हैं यार। जो मेरा ये वाला एक्सप्रेशन है क्या बनेगा, -log ऑफ ½ अब यार log ऑफ ½ को मैं क्या लिख सकता हूँ यार, log 2⁻⁻1। ये -1 इधर आ जाएगा तो क्या बना देगा, ये मेरा प्लस बना देगा, +log 2। अब ये चीज़ कितनी थी यार, ये है मेरी -1 आ रही है। देखो सब कुछ कट गया ना, 2 और 2 कट गया मेरा यहाँ से, और फिर माइनस और -1 बचा सिर्फ, तो ये है -1 + log 2, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू होती है 0.69। इनको अगर मैं फिर भी ऐड करूँगा तो भी नेगेटिव ही मिलेगा, तो जो आगे आंसर आएगा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बस हाँ, ये एक छोटी सी ये रह गया था यहाँ पे। मतलब अगर इन दोनों के बीच में कोई मैं नंबर लेता हूँ, वैसे तो मैंने एक नंबर लेके देखा, बट समझ जाओ ना यार, जब ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं तो मैंने नंबर लिया और स्लोप नेगेटिव आ रहा है, यानी कि डिक्रीज कर रहा है। तो अगर जो ये पहला वाला ऑप्शन था, इंक्रीजेज इन -1 टू इन्फिनिटी, ये तो कतई गलत हो गया। तो पहले ऑप्शन में तो पहले ही कांटा लगा दो, ठीक है, दिस इज रॉन्ग पहला ऑप्शन। क्यों? और फिर ये भी गलत हो गया -1 से 0 के बीच में, क्योंकि अगर इंक्रीज कर रहा होता तो स्लोप मेरा हमेशा पॉजिटिव आता, किसी भी नंबर को उठा लूं, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया। अब मेरे दो ऑप्शन क्या हो सकते हैं, इट डिक्रीजेज इन -1 टू 0 बट इंक्रीजेज इन 0 टू इन्फिनिटी, या फिर हमेशा ही डिक्रीज कर रहा है। इसके लिए क्या करो, 1 को उठा के देखो, यानी कि अगर मैं अपना क्या निकाल के देखता हूं, मैं निकालता हूं f'1 को निकालो एक बार, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/1 + 1 -log ऑफ 1 + 1। तो बेसिकली आंसर आ गया ½
माइनस log 2। अब देखो ये कौन सा नंबर है यार, ये ऐसा नंबर है जो मेरा, देखो अगर मैं इसको बी ऑप्शन को देखता हूँ, 0 to इन्फिनिटी में लाई करता है मेरा 1। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 मैंने प्रूफ कर दिया ये चीज, तो बी आंसर आ जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 नहीं हो रहा तो डी आंसर आ जाएगा, वो कॉन्ट्राडिक्टिंग हो जाएगा। अब यार log 2 बेसिकली पता क्या होता है, log e बेस e में इसकी वैल्यू 0.69 के अराउंड होती है और ये होता है 0.5। तो 0.5 माइनस 0.69 इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो f-1 भी मेरा क्या आ रहा है यार, इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। तो इसका मतलब स्लोप मेरा 0 के बाद भी नेगेटिव है। तो मेरा जो ये वाला ऑप्शन था बी, ये भी गलत हो गया है ना, इसमें तो क्योंकि ये दे रखा है ना 0 to इन्फिनिटी में इंक्रीज कर रहा है। अगर 0 to इन्फिनिटी में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसका सिंपली ये मतलब होता है कि f' ग्रेटर देन 0 होगा, बट ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब जो मेरा चौथा और ओनली ऑप्शन जो बचा है, दैट इज इट डिक्रीजेज इन -1 to इन्फिनिटी। तो यार ये तो हो गया मेरा पहला मेथड। अब एक दूसरा मेथड क्या हो सकता है यार मेरा, कि देखो अपने ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखो। ऑल्दो यार वो इतना ना करेक्ट मेथड नहीं होगा, मैं ये कहूंगा। किस पे दिखाओ, LHD एंड RHD अगर मैं निकालता हूं एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब एट x बेसिकली, तो 0 के थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे अगर मैं अपना डेरिवेटिव निकालूं तो इससे निकालूंगा ना, क्योंकि एट 0 तो मेरा f' 0 के बराबर आ रहा है। तो अगर ये वाले मेरे डेरिवेटिव्स, इसको अगर मैं निकाल के देखूं ना, बेसिकली अगर इसमें निकालूं, ये क्या है, x अपॉन 1 प्लस एक्स करके देखते हैं यार। तो ये है x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। मेरा फंक्शन ये था जो f' था ना, उसकी वैल्यू ये आ रही थी अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर मेरा x नॉट इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो इसी पे अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं एट 0, तो बेसिकली मैं निकालना चाहता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0, मतलब x को जस्ट 0 पुट करो, या तो 0 से ज़्यादा या 0 से कम, और इसकी वैल्यू निकालो x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स, राइट। फिर नीचे कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। मैं एलसीएम ले रहा हूँ। अब इसकी लिमिट निकालनी है मेरे को, तो इसको अलग से लिख सकते हैं हम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को, क्योंकि ये नॉन जीरो क्वांटिटी है। बट ये जो क्वांटिटी है, जो ये वाली क्वांटिटी है, जीरो क्वांटिटी है। दिस इंटू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन जो मेरा है एक्स स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं लिमिट को यहाँ लिख सकता हूँ डायरेक्टली, और सिर्फ इसकी लिमिट निकालनी है मुझे। तो क्या करो, इसमें एल हॉपिटल रूल लगा दो। वो क्या कहता है मेरा, डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 माइनस अपना प्रोडक्ट रूल लगाओ, 1 प्लस एक्स इंटू लॉग की कितनी आ जाएगी, 1 प्लस एक्स, फिर माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, और उसकी डिफरेंशिएशन सिर्फ 1 के बराबर, डिवाइडेड बाय 2x। अभी भी यार ये 0/0 की फॉर्म में आएगा। और क्या करो, इसमें तो सीधा x को 0 पुट कर दो, तो आंसर आ गया 1 अपॉन 1 यानी कि 1। तो ये चीज तो कट गई, राइट। अब इसमें मेरा क्या बचेगा यार, 1 माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। अब देखो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास बचा माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और फिर एक 1/2 यहाँ लिख दो। तो ये चीज तो यार इसकी लिमिट होती है मेरी 1 के बराबर। तो मेरा आंसर कितना आ गया, -1/2। तो बेसिकली यार जो मेरा स्लोप है, तुम देख सकते हो वो नेगेटिव है, राइट। 0 से पहले भी LHD भी और RHD भी नेगेटिव आ रही है। तो हम यहां से भी कह सकते हैं यार कि ये ऑप्शन तो मेरे गलत हो जाएगा कि इंक्रीजिंग हो रहा है, क्योंकि जो मेरा, देखो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि मेरा f' आ रहा है वो तो नेगेटिव आ रहा है। तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि डी ही मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये एक और बात, क्योंकि जो मेरा ये स्लोप है ना -1/2, ये x इज इक्वल टू 0 से पहले अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ, तो 0 के बाद भी मेरा जस्ट नेगेटिव है, और 0 से जस्ट पहले भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव ही कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि और कोई पॉइंट है ही नहीं जिसमें मेरा जो f' हो वो 0 के बराबर हो, क्योंकि दिस इज नेवर इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा ये 0, ठीक है यार। इस पे काफ़ी टाइम लगा दिया हमने। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है तुम्हें इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये तो मैंने समझाया, तुम्हें बस क्या करना था, मेथड 1 पुट करके देखना है, कुछ नहीं। देखो बड़ी आराम से हो गया, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी इसमें। ये भी करना ही नहीं है, सॉरी LHD RHD ये करना ही नहीं है, इसको हटाओ। इतना सा आंसर था बस, इस एक पेज का आंसर था। देखो यहाँ तुम्हें बस पुट करके देखनी थी f'1/2 और 1, और चारों ऑप्शन में डाल के देख लो, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब यार ये क्वेश्चन मैंने पहले से कर रखे, एक्चुअली रिकॉर्ड हो गए थे और वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो मैं ऐसे ही तुम्हें समझाऊंगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3x - 7 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 2/3 इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x लाइंग इन। तो मुझे इंटरवल्स निकालने हैं। अब यार ये CBSE लेवल का ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। तो तुम्हें क्या करना है, y निकला हुआ है फंक्शन, y डैश निकालो, dy/dx, f' निकालो। तो इसकी डिफरेंशिएशन की, सबसे पहले इसको कांस्टेंट रखा, फिर x 2/3 की डिफरेंशिएशन 2/3x 2/3 - 1 यानी कि -1/3 प्लस x रेज़ टू पावर 2/3 को कांस्टेंट रखो, और इसकी डिफरेंशिएशन हो गई 3, राइट। अब y डैश को मुझे 0 पुट करना होता है, तो क्या हो सकता है यार, या तो मेरा x 0 हो सकता है। अब मैंने गलती क्या की थी यहाँ पे, मैंने क्या किया, मैंने इस चीज़ को ये लिख दिया कि 1/3 को एक तो नीचे ले गया मैं यहाँ पे, राइट। और यहां मैंने क्या किया, एक x 1/3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सच दैट मेरा डिनोमिनेटर सेम बन जाए, और एक और 3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर मेरे पास न्यूमरेटर में तो ये चीज़ आ गई 6x - 14 + 9x, और डिनोमिनेटर में 3x 1/3। तो डिनोमिनेटर को नॉन जीरो पुट किया मैंने,
ऊपर वाली चीज़ को 0 पुट कर दिया तो यहाँ से x की एक वैल्यू आई सिर्फ 14/15। तो वो गलती यार मत करना जो 14/15 वाली आई है, क्योंकि अगर मैं x को अपने सिर्फ इसको देखूँ, x को मैं 0 पुट कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, 0 पुट करते ही ये चीज़ हट जाएगी, राइट। तो 0 भी मेरी एक वैल्यू है, समझ आ रहा है तुम्हें, 0 एक वैल्यू है, मतलब जब x मेरा है एग्जैक्टली वो 0 तो नहीं बन पा रहा है, बट आई गेस तुम समझ सकते होगे, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल निकालने ना एनीवेज। तो ये चीज़ हो गई मेरी, ठीक है। तो दो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं जिसमें मेरा फंक्शन f' 0 है, तो उन दोनों को प्लॉट करो। अपना सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव रूल लगाने की जरूरत है, सेकंड की जरूरत ही नहीं है तुम्हें वापस से डिफरेंशिएट करने की। दोनों वैल्यूज डालो, प्लस माइनस प्लस प्लस वाले इंटरवल्स उठा लो, हमें क्या करना था इंक्रीजिंग, तो माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है, यूनियन 14/15 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 यार। इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3.6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटेनिंग इट्स शेप्स, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन द लेंथ ऑफ अ साइड इज 10 सेंटीमीटर। यार ये तो कतई सीबीएसई का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ही सीबीएसई है। मान लो एक क्यूब है, उसकी साइड हमने दे दी x के बराबर, सरफेस एरिया होता है 6x स्क्वायर, पता होगा तुम्हें, वॉल्यूम होता है x क्यूब। मुझे क्या दे रखा है, सरफेस एरिया का जो रेट ऑफ चेंज है, देखो इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, तो सरफेस एरिया का रेट क्या होगा, ds/dt, वो मुझे दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ जाओ, स्क्वायर बाय सेकंड है ना, तो ये एरिया का यूनिट होता है, टाइम का यूनिट होता है, राइट। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि 3.6 की वैल्यू मेरी कितनी है, ds/dt, s की जगह डाल दो 6x स्क्वायर, तो d/dt ऑफ 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 12x, उसके बाद तुम्हारा चेन रूल भी लगेगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में है, तो dx/dt, राइट। यहां से मैं कह सकता हूं dx/dt की वैल्यू क्या है, 3.6 डिवाइडेड बाय 12x, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये निकालना है हमें एट x = 10, तो हमें निकालना है dv/dt एट x = 10। अब dv/dt की वैल्यू कितनी होगी, d/dt ऑफ x क्यूब, राइट, तो ये हो गया 3x स्क्वायर इंटू dx/dt चेन रूल से। अब 3x स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो सिर्फ इसको 3x स्क्वायर ही लिखे रहने दो, dx/dt की जगह मैं लिख सकता हूँ 3.6/12x। तो एक बार क्या करते हैं यार, इसको फिर से करके देखते हैं, कैलकुलेशन में दिखाई देता हूँ यार, ज़्यादा कुछ है नहीं कैलकुलेशन में। तो इट इज़ 3x स्क्वायर इंटू 3.6/12 टाइम्स x, तो एक x तो यहाँ से कैंसिल हो गया, फिर 3 से ये कैंसिल हो गया 4, और 4 से 3.6 कैंसिल हो गया, 4 9 जा 36, तो 0.9 टाइम्स एक x था हमारे पास x। अब x की जगह मुझे 10 डालना है, तो आंसर आ गया 9 के बराबर, तो इसका मतलब a इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। अगेन यार ये भी मैंने पहले से कर रखा था, तो तुम्हें मैं समझाता हूं मैंने किया क्या इस क्वेश्चन में। मुझसे पूछा है द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ABCD whose vertices A and B lie on the x-axis and vertices C and D lie on the parabola below the x-axis। अब यार जब तक तुम इसकी फिगर नहीं बना देते तो क्वेश्चन सॉल्व होना काफी डिफिकल्ट है, बिना फिगर के होगा ही नहीं। तो मैंने किया क्या यार, देखो अपना कार्टेशियन प्लेन बना दिया मैंने, पैराबोला मैंने ढंग से प्लॉट कर दिया, एक रफ सी ड्राइंग बनाई पर अच्छी सी, सच दैट ये देखो ये वाला पॉइंट होगा 0,-1, ये पॉइंट होगा 1,0, ये पॉइंट -1,0। आई गेस इतना तो तुम बता सकते हो ना, कहाँ मेरा पैराबोला y एक्सिस को कट करेगा, जब तुम x को 0 पुट करते हो तो y = -1, और x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जब y को 0 पुट करते हो तो x² - 1 = 0, x = +-1। ठीक है, काफी तेज हो गया है। तो ये हो गया मेरा पैराबोला। अब मुझे क्या पूछा है, ये ABCD मैंने ऐसे क्यों बना दिया यार, अपने आप से बना दिया नहीं, मुझे ऐसे रेक्टेंगल पूछा था जिसके जो 2 वर्टिसेस है वो तो x एक्सिस पे लाई करते हैं और 2 पैराबोला पे लाई करते हैं। तो तुम देख सकते हो बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर है, मतलब जितना रेक्टेंगल इस राइट साइड है उतना ही रेक्टेंगल लेफ्ट साइड है, क्योंकि जो मेरा फंक्शन y = x² - 1 है वो एक्जैक्टली सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ यार, इसका अब मैं मैक्स एरिया कैसे बनाऊं, सिर्फ एक रेक्टेंगल बन सकता है क्या, ऐसा नहीं, हजारों रेक्टेंगल बन सकते हैं, ये भी एक रेक्टेंगल बन सकता था, ठीक है, फिर हमारा ये भी एक रेक्टेंगल बन सकता था, कितने मर्जी बन सकते हैं। तो हमें एक ऐसा ऑप्टिमम रेक्टेंगल चुनना है जिसका एरिया मैक्सिमम हो। तो कैसे निकाले, किसी वेरिएबल में करना पड़ेगा हमें, राइट। तो मैंने मान लिया कि कोई भी पॉइंट, ये C है, देखो A और B के कोऑर्डिनेट्स हम बाद में निकालेंगे, C और D के निकालते हैं सबसे पहले। तो C के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए h, h² - 1। अब तुम बोलोगे कैसे, मैंने मान लिया कि देखो कोई भी रैंडम कोऑर्डिनेट्स ऑन द पैराबोला टू बी h, k, मैं ये मान लेता हूँ। अब ये क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स है ये इस इक्वेशन में लाई करेंगे, तो इसका मतलब k = h² - 1। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि जो मेरे कोऑर्डिनेट्स है वो h, h² - 1 इस C के। अब इस D के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तुम देख सकते हो, तो जो जितनी ये लेंथ है उतनी ही लेंथ है। जो D का y कोऑर्डिनेट है वो सेम है h² - 1, और D का x कोऑर्डिनेट मेरा कितना है, -h के बराबर, क्योंकि एक्जैक्टली जितना है, मान लो कि अगर ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा, राइट। तो D के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, C के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। मुझे एक बात पता लग गई, C का जो y कोऑर्डिनेट है h² - 1, उसकी लेंथ कितनी है, ये C है बेसिकली, ये y कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है। तो अगर ये जो BC की लेंथ है वो है h² - 1, देखो मैंने ये लिख रखा है। AB की लेंथ कितनी होगी, अगर ये लेंथ भी h है और ये -h है तो टोटल मेरा 2h हो जाएगा ना, 0 नहीं होगा ना, क्योंकि मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ। तो 2h हो गया AB। अब मुझे बताओ रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, बहुत सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2h इंटू h² - 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2h³ - 2h, राइट। अब क्योंकि ये जो फंक्शन आ गया ये एक वेरिएबल में आ गया h, अब मैं निकाल सकता हूँ इसका मैक्सिमम मिनिमम जो भी एरिया आएगा,
राइट। मिनिमम तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, मैक्सिमम एरिया ही निकलने वाला है। तो ए ऑफ एच, मैंने इसको ए एज अ फंक्शन ऑफ एच ले लिया, 2h क्यूब माइनस 2h। ए डैश एच कितना होगा बताओ, इसकी डिफरेंशिएशन कर दो तो 6h स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 1/3 और h की वैल्यू मिल गई मेरे को प्लस माइनस 1/3। अगर या तो प्लस 1/3 हो गया माइनस होगी, कोई बात नहीं, दोनों को पुट करके देख लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है। तो मेरे को बेसिकली एरिया निकालना था, एरिया मेरा अगेन क्या था 2h h स्क्वायर माइनस 1, उसमें h स्क्वायर की जगह 1/3 डाल दो और h की जगह a डाल दो, तो h स्क्वायर की जगह 1/3, 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3, राइट, और 2 इंटू 1/√3, तो 2/√3 प्लस माइनस अभी भी है, मैंने पता नहीं है मेरे को क्या सीन है, इंटू माइनस 2/3, तो आ गया 4/3√3 और एक प्लस माइनस का साइन है। अब उसको हटा दो क्योंकि एरिया पॉजिटिव लेते हैं, तो आंसर आ गया 4/3√3। डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन 9 में मुझसे पूछा है कि इफ द पॉइंट P ऑन द कर्व 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इज फारदेस्ट फ्रॉम द पॉइंट Q 0,4, देन PQ का स्क्वायर मुझसे पूछा है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो बेसिकली ये जो कर्व दे रखा है, सबसे पहले ये एक एलिप्स की इक्वेशन है, इसको थोड़ा ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं हम यार। इसको हम पता है कैसे लिख सकते हैं, जैसे 4, ऐसे सबसे पहले पूरा दिखाता हूँ, 4x स्क्वायर बाई 20 प्लस 5y स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल टू 1, राइट। इसको एलिप्स वाली फॉर्म में ले आओ, यानी कि x स्क्वायर बाय 5 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर बाय √5 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये उस फॉर्म में बन गया मेरा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में, जहाँ मेरा a क्या है √5 के बराबर, मेरा b क्या है 2 के बराबर, राइट। तो मुझसे क्या पूछा है, ये जो एलिप्स है, अगर मान लो मैं इसकी ड्राइंग करता हूँ, राइट, ये है मेरा एक एलिप्स, तो मुझे एक पॉइंट दे रखा है, वो पॉइंट क्या है यार, वो पॉइंट है 0,4। तो 0,-4 मान लो यार एक पॉइंट है, जो ये Q है 0,-4, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो मुझसे ये पूछा गया है यार कि इस पे कितने मल्टीपल इनफाइनाइट पॉइंट्स बन सकते हैं ना एलिप्स पे, ऐसा कौन सा पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस इससे सबसे दूर होगा। जैसे मान लो अगर मेरा P इधर है तो PQ इतना सा होगा सिर्फ, अगर मेरा P है तो PQ इतना है, सिमिलरली P इतना है, तो अराउंड इतनी दूर मेरा P होगा कहीं। तो उस P का अगर PQ जब निकालो तो उसका डिस्टेंस बताना है मेरे को, वो मैक्स डिस्टेंस, राइट। तो बेसिकली मुझे बताना है PQ मैक्स का होल स्क्वायर, राइट, ये चीज़ मुझसे पूछी गई है। अब एक बारी के लिए अपने डायग्राम को साइड करते हैं, हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। कभी भी मेरे को इक्वेशन ऑफ द एलिप्स अगर इस फॉर्म में दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसके किसी भी रैंडम पॉइंट को मैं पता है क्या लिख सकता हूँ, a कॉस थीटा कॉमा b साइन थीटा। तो मुझे बताओ इस पर्टिकुलर एलिप्स का कोई भी अगर पॉइंट p है तो p को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ √5 कॉस थीटा कॉमा 2 साइन थीटा। समझ आ रहा है तुम्हें यार? ऑफकोर्स यार मैं h कॉमा के भी ले तो सकता था और फिर वो कंडीशन लगा सकता था कि वो इसमें लाए करता है, बट हमेशा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स दे आर द बेस्ट, ठीक है। पैरामेट्रिक से बेटर कुछ नहीं होता है किसी भी केस में, कोई भी कोने को कैसा भी हो, राइट। अब p की वैल्यू ये दे रखी है, q की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 0,-4। क्या मैं PQ निकाल सकता हूँ? बिल्कुल यार। PQ क्या होगा बेसिकली √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर डायरेक्टली लिख लो, रूट को हटाओ, तो √5 कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा -4 यानी कि प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली मुझे मिल गया अपना PQ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, थीटा। यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है जो है थीटा। अब मेरे को इसको क्या करना है यार, मुझे मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि फारदेस्ट पूछा था, अगर नियरेस्ट पूछा जाता तो मैं मिनिमाइज करता। इन बोथ केसेज आई विल डिफरेंशिएट दिस थिंग। अब यार इसको एक बार ढंग से पूरा खोल लेते हैं। ये क्या बन जाएगा √5 कॉस थीटा होल स्क्वायर यानी कि 5 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा यार 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 प्लस वॉट 16 साइन थीटा। तो ये जो चीज़ मिल गई ना, ये जो PQ स्क्वायर है, दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन इन थीटा। अब अगर मैं कोशिश करूं अपने डिफरेंशिएट करने की, f डैश थीटा निकालूं, तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा यार? मेरे को यहाँ से सबसे पहले तो यार इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, बेटर रहेगा। मुझे बताओ 5 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा मेरा 1 के बराबर होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ से सिर्फ बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने ऐड कर दिया तो एक 1 आ जाएगा, 1 प्लस 16 कितना आ जाएगा 17 प्लस 16 साइन थीटा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो आंसर क्या आ गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा नेगेटिव में, राइट, प्लस 0 प्लस 16 कॉस थीटा।
अब इसको हमें क्या पुट करना होता है, 0 पुट करना होता है, फिर बाद में मिनिमा मैक्सिमा देखेंगे। सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट्स निकालो अपने, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ यार, अगर मैं 2 cos थीटा को कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, उधर से बचेगा मेरा सिर्फ 8 और इधर से सिर्फ माइनस साइन थीटा, राइट, इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, इससे दो केसेस आएगी, या तो कॉस थीटा मेरा 0 के बराबर है और मेरा जो साइन थीटा है वो 8 के बराबर है। अब ये चीज़ तो इम्पॉसिबल होती है क्योंकि साइन थीटा की औकात -1 से 1 तक होती है। कॉस थीटा 0 हो सकता है कब, जब जो मेरा थीटा है वो होता है π/2 के बराबर, राइट। तो अगर मैं अपने थीटा को π/2 पुट कर दूं तो क्या मुझे वो आंसर मिल जाएगा, मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो इस P पॉइंट में थीटा को π/2 पुट करो तो मेरे पास आएगा √5 इंटू कॉस π/2 यानी कि 0, राइट। कॉस थीटा मेरा 0 आया है और साइन π/2 यानी कि कितना, 1, तो 2 इंटू 1। तो बेसिकली जिस पॉइंट की तलाश थी वो है 0,2। तो मुझे P मिल गया अपना, राइट, मुझे Q मिल गया अपना। अब मुझे बताओ PQ का स्क्वायर कितना होगा। अब करते हैं ना यार, मेरा P क्या है, 0,2 और 0,-4, तो ये तो तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो कि P की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर आ गया 36। ये मैं बताऊंगा भी नहीं क्यों यार, ये बहुत सिंपल है, इनका डिस्टेंस फॉर्मूला 6 आएगा, तो 36 आ गया मेरा स्क्वायर। तो मुझसे पूछा था 36, डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 10 को। इफ x इज इक्वल टू 1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस ax माइनस 2 माइनस a मल्टीप्लाइड बाई ex। तो एक बार फंक्शन को ढंग से लिखते हैं यार। बेसिकली जो मुझे फंक्शन दे रखा है वो क्या है, ex को पहले लिखो, यहाँ आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस ax माइनस 2 माइनस a, राइट। ये जो चीज़ दे रखी है ये है मेरा फंक्शन ऑफ x। अब मुझे दे रखा है कि मेरा 1 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसका डेफिनेटली क्या मतलब हुआ कि जो एट f1 मेरा जो फंक्शन है या तो 0 होगा या नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड तो वैसे नहीं होगा, तो f डैश एक्स सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं। f डैश एक्स की कितनी वैल्यू है, ex को पहले कॉमन लो, उसकी डिफ्रेंसिएशन करो दूसरी चीज़ की, तो 6x प्लस a, फिर अब दूसरी चीज़ को कांस्टेंट रखो यानी कि 3x स्क्वायर प्लस ax माइनस 2 माइनस a, और ex की डिफ्रेंसिएशन तो एज इट इज़ ex ही रहने वाली है। इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, ex को कॉमन लेके, तो मेरे पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस ax, और a मेरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा मेरा -2। आई होप तुम्हें समझ आ रहा हो। अब ये मेरा क्या है, f डैश एक्स के बराबर, तो f डैश 1 मेरा डेफिनेटली 0 होगा क्योंकि ये नॉट डिफाइंड तो किसी वैल्यू पे है नहीं, राइट। तो f डैश 1 कितना आ गया यार, e⁻1 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा 3 प्लस यहाँ आ जाएगा 6 प्लस a माइनस 2। इसकी वैल्यू डेफिनेटली मेरी 0 है क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है ना 1। तो मुझे बताओ ये कितना है, e टाइम्स इधर से आ जाएगा 3 प्लस 6 9 माइनस 2 7 प्लस a इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब मुझे ये बताओ इसका क्या मतलब हो गया कि मेरे a की वैल्यू आ गई -7। ऐसा क्यों, क्योंकि 7 प्लस a जो मेरी चीज़ है 7 प्लस a यही 0 के बराबर होगा, ये तो नॉन ज़ीरो होता है, तो a आ गया -7। तो यहाँ से मुझे अपना f डैश एक्स वापस से मिल गया, जो ढंग से लिखते हैं अपने f डैश एक्स को एक बार। f डैश एक्स की कितनी वैल्यू हो गई, वो हो गई e⁻x, और यहाँ से वैल्यूज आ गई मेरी 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस ax। तो 6 कितना है, a मेरा -7 है, तो 6 माइनस 7 यानी कि -x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 नहीं, ये f डैश एक्स है। अब यार ऑप्शंस में क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 1 लोकल मैक्सिमा है, -2/3 लोकल मिनिमा है। एनीवेज तो मुझे दूसरी चीज़ भी मेरे को निकालनी है। अब यार ज़रा मुझे ये बताओ, वैसे इसके दो रूट्स मेरे वही आने वाले हैं अगर मैं इसको ढंग से स्प्लिट करूं, बट स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बताता हूं। तो यहाँ तुम लिख सकते हो 3x स्क्वायर, फिर आगे क्या लिख सकते हो यार तुम, -3x, फिर लिख सकते हो तुम प्लस 2x माइनस 2, राइट, क्योंकि इसी को 0 करूँगा मैं पुट, इसको तो करूँगा नहीं। तो यहाँ से आ गया 3x x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1, तो एक वैल्यू मिल गई x इज इक्वल टू 1 और एक मिल गई -2/3। अब ये निकालने की ज़रूरत थी नहीं हमें क्योंकि मुझे ऑप्शंस में दे रखा है कि डेफिनेटली -2/3 ही कुछ होगा। अब ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करो, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी लगा सकते हो तुम, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ आएगा -2/3, यहाँ आएगा 1, ये होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस से प्लस पे जो भी जाती है चीज़ वो होती है हमारी मिनिमा, राइट, और प्लस से माइनस में जो भी जाती है चीज़ वो होती है हमारी मैक्सिमा। अब कुछ बच्चों को अगर ये चीज़ समझ ना आ रही हो, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है वो इसलिए होता है यार, ये चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ तो हमेशा तुम प्लस लिखोगे, राइट, अगर मेरी जो इसकी एक्स की पावर है सबसे लार्जेस्ट वो पॉजिटिव है, उसके आगे कोफिशिएंट। अब ये जो चीज़ है ये कैसे जज करे, ये बेसिकली ना स्लोप है, मतलब 1 के बाद पॉजिटिव है स्लोप और 1 से पहले मेरा स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो मुझे बताओ, मान लो कि कोई भी ग्राफ है ऐसा मान लो एक बारी के लिए, ये 1 पे है, तो मुझे ये दे रखा है 1 के बाद देखो स्लोप पॉजिटिव है, 1 से पहले स्लोप नेगेटिव है, तो ये मिनिमा ही होगा ना हमारा पॉइंट, कि पहले नेगेटिव 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 0 फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट।
तो ये हमारा मिनिमा है। ऐसे ही सिमिलरली ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ वैसे अपने इवन बोर्ड्स के लेक्चर में भी। तो ठीक है, हमारा ये आ गया मैक्सिमा। तो x इज इक्वल टू 1 इज लोकल मिनिमा है हमारा ये रहा, एंड -2/3 इज लोकल मैक्सिमा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। था काफी इजी क्वेश्चन। अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द टेंजेंट टू द कर्व x रेज टू द पावर 4 e रेज टू पावर y प्लस 2 इंटू रूट वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एट द पॉइंट 1,0। तो मुझसे क्या पूछा है, मान लो ये कोई भी रैंडम कर्व है, उस पे 1,0 एक पॉइंट है, तो वहां से एक टेंजेंट निकल रही है। एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा तुम्हें ना क्लियर लगेगा ज्यादा। मान लो कि ये है मेरा कर्व, चलो ठीक है, बढ़िया कर्व बना वैसे तो। इस पे एक पॉइंट है मेरा और वो पॉइंट है 1,0। उस पॉइंट से यार मेरी जा रही है एक टेंजेंट। इसको भी थोड़ा सुंदर से बनाते हैं यार। ये पॉइंट है यार मेरी टेंजेंट, राइट, मैंने बना दिया अपना टेंजेंट। मुझे सिर्फ टेंजेंट से मतलब है। मुझे फिर ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है, जैसे टेंजेंट पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए ना, ये तो लाइन है, तो इनमें से कौन सा पॉइंट इस पे लाई करता है। इस क्वेश्चन के लिए हमें टेंजेंट की इक्वेशन मैंडेटरी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे टेंजेंट की इक्वेशन? बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं होता, डिफरेंशिएट पेलना होता है। मतलब कितने सीबीएसई लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने ना। चलो करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं पूरा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले x4 इंटू ई वाई की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, ई रेज टू पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल से। फिर उसके बाद ई वाई को कॉन्स्टेंट रखो 4x क्यूब, राइट। उसके बाद डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, 2 टाइम्स 1/2 रूट, क्योंकि रूट की होती है 1/2 रूट्स एनीथिंग। फिर y प्लस 1 का चेन रूल से डिफरेंशिएशन y डैश इज इक्वल टू 0। अब मुझसे क्या पूछा था, y डैश एट 1,0। तो डायरेक्टली पुट कर दो सारी वैल्यूज, x की जगह 1 और y की जगह 0। तो यहाँ डाल दिया 1 ई रेज टू पावर 0 y डैश प्लस ई रेज टू पावर 0, यहाँ 4 इंटू 1 प्लस 2/2, ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, 1/0 प्लस 1 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो इधर से हमें क्या मिला, ई रेज टू पावर 0 भी 1 होता है, सिर्फ मिला वाई डैश। इधर से भी क्या मिला, सिर्फ हमें मिला वाई डैश, तो वाई डैश प्लस वाई डैश हो गया 2y डैश। इधर से हमें क्या मिला, 4 इंटू 1 2y डैश प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो मुझे आराम से मिल गया अपना स्लोप एट dy बाई डी एक्स एट 1,0, इसकी वैल्यू है -2 के बराबर, राइट। तो मुझे बताओ बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाय स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है मेरी। मैं लिखता हूँ y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो ये कितना आ गया सिर्फ मेरा, y इज इक्वल टू -2x प्लस 2, या फिर मैं लिख सकता हूँ क्या, y प्लस 2x इज इक्वल टू 2। तो ये तो मेरी आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। अब एक बारी के लिए हमें क्या करना है, सारे पॉइंट्स को पुट करना है इसके अंदर, क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें बस वो चीज़ चेक करनी है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है 2,6, एक बार यहाँ भी लिख लेते हैं 2,2। फिर उसके बाद पॉइंट है -2,6, फिर है -2,4। सिर्फ 2 डाल के देखते हैं। अगर मैं इसमें x की जगह 2 डालता हूँ तो मुझे y क्या मिल गया, y बेसिकली था -2x प्लस 2, तो y मिल गया माइनस, अगर 2 डालता हूँ -4 प्लस 2 यानी कि -2। तो एक पॉइंट होना चाहिए मेरा 2, -2, ऐसा पॉइंट तो है ही नहीं। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब क्या करो, x को -2 डाल दो, तो y की वैल्यू आ गई -2 टाइम्स -2 प्लस 2, तो ये तो आ गया कितना, 4 प्लस 2 6। तो -2,6 एक डेफिनेटली पॉइंट है। तो इसका मतलब C इज द करेक्ट आंसर। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x multiplied by lambda plus sin x where x belongs to -π/2 to π/2 open bracket has exactly 1 maxima and exactly 1 minima। तो मुझसे ये पूछा है लैम्डा की ऐसी क्या वैल्यू दूं जो ये मेरा फंक्शन है exactly एक मैक्सिमा और एक मिनिमा ही मुझे निकाल के दे। तो इस फंक्शन को एक बारी के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ढंग से। ढंग से का मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह आराम से लिख दो sin स्क्वायर x इंटू यहाँ क्या है लैम्डा प्लस sin x, राइट। इसको और ढंग से अगर तुम खोलोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। तो ये तो मेरा हो गया फंक्शन ऑफ एक्स। अब यार मैक्सिमा मिनिमा के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी यहाँ से, एक तो 2 लैम्डा साइन एक्स इंटू साइन एक्स की डिफरेंशिएशन चेन रूल से कॉज एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, और चेन रूल से फिर से आ गया मेरे पास कॉज एक्स। इसको पुट कर दो 0। यहाँ से मैं क्या क्या चीज़ें कॉमन ले सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ अपने साइन एक्स को और कॉज एक्स को डेफिनेटली कॉमन। तो मेरे पास यहाँ से कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा आई गेस 2 लैम्डा, और वहाँ से कितना बचेगा 3 साइन एक्स, राइट। इसकी वैल्यू 0 पुट कर दो। तो मेरे पास 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले की है मेरा क्या है कि साइन एक्स 0 है, फिर मेरे पास क्या है कि कॉज एक्स मेरा 0 है, मतलब स्टेशनरी पॉइंट्स कह रहा हूँ, और फिर मेरा क्या है कि मेरे साइन एक्स की वैल्यू कितनी है -2 लैम्डा बाई 3। अभी लैम्डा के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। जरा मुझे ये बताओ साइन एक्स 0 कब होता है, साइन एक्स 0 का मतलब x 0। अब क्या ये वैलिड है,
चेक करो, हाँ इसके अंदर लाई करता है एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसको करो टिक। अब मुझे बताओ कॉज एक्स 0 कब होता है? जब मेरा एक्स होता है π/2। क्या ये चीज़, ये वाली चीज़ वैलिड है? नहीं, क्योंकि मेरा x माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, ओपन ब्रैकेट स्पेसिफिकली दे रखा है मुझे, तो ये तो हो ही नहीं सकती वैल्यू, इसमें लाई नहीं करता। cos x कभी 0 होगा ही नहीं मेरा, क्योंकि x π/2 नहीं हो सकता। तो चलो इस चीज़ को तुम क्या कर दो, हटा दो। तो मुझे एक स्टेशनरी पॉइंट मिल गया। ये कोई स्टेशनरी पॉइंट नहीं है क्योंकि π/2 लाई ही नहीं करता है। अब एक स्टेशनरी पॉइंट यहाँ से मिलेगा, और मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि एग्जैक्टली 1 मैक्सिमा एग्जैक्टली 1 मिनिमा, यानी कि 1 + 1 2 स्टेशनरी पॉइंट्स मेरे पास होने ही चाहिए। तो साइन एक्स मेरा किसके बराबर है? -2/λ, मतलब -2λ/3। अब मुझसे पूछा था ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा सच दैट दिस केस इज पॉसिबल। अब ये केस पॉसिबल कब होगा? जब इसके आगे भी मैं टिक लगा दूं, यानी कि ये भी एक स्टेशनरी पॉइंट बन जाए। ये एक स्टेशनरी पॉइंट कैसे बनेगा? तो ज़रा मुझे ये बताओ, अगर मेरा जो x है, यहाँ से थोड़ी सी बेसिक मैथ्स तुम्हें ये लगानी है कि अगर मेरा x π/2 और -π/2 के बीच में लाए करता है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि मेरा जो साइन एक्स है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक लाया करेगा? -1 से 1 इंक्लूडेड नहीं है 1। साइन एक्स 1 नहीं हो सकता और -1 भी नहीं हो सकता, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि हमें दे रखा है कि x मेरा π/2 और -π/2 नहीं हो रहा। तो अगर साइन एक्स ये है और साइन एक्स की वैल्यू मुझे क्लियरली दे रखी है कितनी, यहाँ पुट कर देते हैं -2λ/3, ठीक है, इज लेस देन 1। तो लैम्डा की रेंज नहीं निकल गई? 3 से मल्टीप्लाई कर दो यार सबको, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली। तो -3/2, यहाँ आ गया -λ और यहाँ आ गया 3/2। तो इसको रिवर्स कर दो इनइक्वालिटी को, तो मेरे को क्या मिल जाएगा यार फाइनली अपना, कि मेरा जो लैम्डा है दैट इज ग्रेटर दैन 3/2, मतलब इट इज लेस दैन। तो जो यहाँ से मेरे को लैम्डा की वैल्यूज मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी? -3/2 से लेकर 3/2 तक, ठीक है। और ऑप्शन में ऐसा कुछ दे रखा है, हाँ ये रहा। बट नोटिस करो इसमें ऑप्शन में एक और चीज़ भी दे रखी है, ये -0 भी दे रखा है। अब ऐसा क्यों दे रखा है कि लैम्डा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो मुझे ये बताओ, अगर मेरा लैम्डा 0 हो गया तो पूरा साइन एक्स मेरा 0 के बराबर हो जाएगा, और वो चीज़ ऑलरेडी कवर्ड है इस पॉइंट पे, तो हमें उसको नहीं लेना है। तो इसका मतलब ए सही होगा, सी गलत आंसर हो जाएगा मेरा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13th में मुझे क्या दे रखा है? इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x log x, x इज ग्रेटर देन 0, ऑफ कोर्स इसकी डोमेन है। कोई भी पॉइंट है यार इस कर्व पे जो है c, f ऑफ c, राइट? मतलब इन जनरल किसी भी कर्व fx पे हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? x, fx, कोई भी जनरल पॉइंट। मुझे ये दे रखा है कि ये पैरेलल है, जो टेंजेंट है, मान लो ये कर्व है मेरा, इस पॉइंट पर टेंजेंट है, ये किससे पैरेलल है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। अब यार ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं वापस से फिगर नहीं बनाने वाला, मैं डायरेक्ट आंसर करूंगा। सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 1, 0 एंड e, इसका स्लोप क्या होगा? बहुत सिंपल, e-0 अपॉन e-1, यानी कि बेसिकली जो इसका स्लोप है वो है e अपॉन e-1 के बराबर, राइट? मेरे को स्लोप अपना मिल गया। अब ये स्लोप किसके बराबर होगा यार? इस पॉइंट पे, इसके टेंजेंट वाले स्लोप पे। तो अगर मेरे पास, मेरे को ये बताओ, मुझे फंक्शन कितना दे रखा है? x इंटू लॉग एक्स के बराबर, ठीक है। तो मेरा f' किसके बराबर होगा? वो होगा x इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू 1 के बराबर होगा, राइट? तो ये तो आ गया मेरा किस पे? उस पॉइंट पे स्लोप, यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स के बराबर। अब अगर मैं बोलूं इस पॉइंट c पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस लॉग c के बराबर। तो यहां मैं क्या लिखूंगा यार? 1 प्लस लॉग c, मतलब dy/dx एट x इज इक्वल टू c की बात कर रहा हूं मैं। अब इसको कंपेयर कर दो तुम किससे? e अपॉन e-1 से। तो ये काफ़ी सिंपल आंसर आ जाएगा यार। यहाँ से तुम लिखो 1 प्लस लॉग c इज इक्वल टू e अपॉन e-1 इस 1 को काट के उधर ले जाओ। तो ये आंसर कितना आ गया? e माइनस ई प्लस 1 अपॉन e-1, यानी कि जो मेरा आंसर आ रहा है वो कितना है यार? 1 अपॉन e-1, राइट? 1 अपॉन e-1, ठीक है। अब ये मेरा आ रहा है log c, तो इससे इसका मतलब c बहुत सिंपली मेरा आंसर आ गया e अपॉन e-1। तो कोई ऑप्शन दे रखा है ऐसा यार? देखो यार, ए ऑप्शन में दे रखा है e⁻1/1 - e, डी में भी दे रखा है 1/1 - e। ये दोनों ऑप्शन सेम दे रखे हैं, एक्चुअली गलत दे रखे हैं डेफिनेटली, क्योंकि जो आंसर है वो e-1 है मेरा 101%, ठीक है। तो जो मेरा स्लोप है वो है e/1/e-1, दिस इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों में से किसी एक को हम क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं। तो इसको चेंज करके हम लिख देते हैं, ए ऑप्शन को हम लिख देते हैं कि ये होगा e-1। अब करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 अपना। मुझे दे रखा है फॉर ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस। मान लो कि एक मेरे पास फंक्शन है f(x), तो इसमें ये दे रखा है f'(x) भी है और f'(x) भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है।
अब दे रखा है आर से आर में, जिसमें एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है, जिसमें एफ ऑफ वन की वैल्यू भी जीरो है और जिसमें एफ डैश जीरो की वैल्यू भी जीरो दे रखी है। तो मेरे पास चार ऑप्शन है कि एफ डबल डैश एक्स जीरो है, मतलब हर पॉइंट में जीरो से वन के बीच में, या फिर एफ डबल डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है एट एवरी पॉइंट ऑफ जीरो बिटवीन जीरो और वन के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तीसरा ऑप्शन है कि एफ डबल डैश एक्स जीरो है फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन, मतलब एक कुछ ना कुछ है, एक आएगा कभी ना कभी वो पॉइंट। और चौथा है कि वो हमेशा जीरो है। तो क्या हो सकता है यार इसका आंसर? तो यार इसमें ना तुम्हें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, लाइक इस टाइप का अगर तुमने क्वेश्चन नहीं कर रखा हो तो सोचना इसका। तो इसमें लगाते हैं हम क्या है यार, हम बार बार लगाएंगे अपना क्या, रोल्स थ्योरम। कौन सा थ्योरम लगाना है यार हमें लगाना है अपना रोल्स थ्योरम यहाँ पे, और 2 बार लगेगा वो। देखो समझने की कोशिश करो, हम बनाते हैं यार एक अपनी अच्छी सी नंबर लाइन, और यहाँ अपना मार्क करते हैं 1 और यहाँ मार्क करते हैं 0। मुझे ये बताओ यार, रोल्स थ्योरम की डेफिनेशन क्या कहती थी मुझसे कहती थी कोई भी फंक्शन है इन a टू b अगर वो डिफरेंशिएबल है, a टू b अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, मेरा अगर f ऑफ a f ऑफ b के बराबर हो गया है, ठीक है, तो 101% कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा ही आएगा, एक ऐसा x इज इक्वल टू सी सच दैट मेरा उस पर डिफरेंशियल जीरो होना ही होना है। मिनिमम एक पॉइंट आएगा, मैक्सिमम कितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो मुझे ये पता है कि फंक्शन एट जीरो, जब x को जीरो डालता हूं तो भी मेरे को आंसर जीरो मिलता है और 1 पे भी आंसर जीरो मिलता है। कहने का मतलब f ऑफ जीरो इज इक्वल टू f ऑफ 1, right? And the function is very well continuous as well as differentiable in 0 to 1। अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ अपने fx की, ठीक है, बढ़िया। तो 100% कोई ऐसा पॉइंट c जरूर आएगा फंक्शन में, जरूर आएगा, सच दैट जो मेरा f डैश c है वो 0 के बराबर होगा, उसका स्लोप 101%। अब इस चीज को तुम कर लो मार्क, राइट? तो एक तो ये आ गया। अभी मैं बात कर रहा था यार अभी तक fx की, अब मैं बात करूंगा f डैश एक्स की। f डैश एक्स को मैं एक अलग फंक्शन मान रहा हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये फंक्शन मैंने मान लिया और फिर से हम बनाते हैं अपनी नंबर लाइन। अब हम लिखेंगे 0, यहां हम लिखेंगे c, हम 1 भी लिख देते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेजरली हम 0 और c पे फोकस करेंगे। अब f डैश एक्स को ना एक सेपरेट फंक्शन सच एज मान लो gx तुम कंसिडर करो। तो जरा मुझे ये बताओ f डैश 0 की वैल्यू कितनी है, मुझे दे रखी है, वो कितनी है, वो 0 के बराबर है। और जरा मुझे ये बताओ f डैश c की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। तो 101% कोई ऐसा पॉइंट d या फिर c नॉट, कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा कि g की डिफरेंशिएशन g डैश ऑफ d 0 होगा। ऐसा पॉइंट 100% आएगा ही आएगा। तो g डैश कितना है मेरा, f डबल डैश d 0 हो गया। तो इसका मतलब 0 से लेकर c तक एक ऐसा पॉइंट है जहां मेरा डबल डिफरेंशियल जो है वो 0 के बराबर है। तो जो ये एक ए आप ऑप्शन है ना कि 0 to 1 के बीच में, सॉरी सी ऑप्शन है, फॉर सम कोई ना कोई एक पक्का ऐसा x आएगा, क्योंकि अगर कोई नंबर 0 से c के बीच में तो 0 से 1 के बीच में ही नंबर हुआ, राइट? तो हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यार, और मैंने इस पे डबल स्टार लगा रखे हैं, तो बढ़िया ही क्वेश्चन होगा इसका मतलब। तो मुझे दे रखा है अगर fx मेरा कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, जब भी ऐसी चीजें आ जाए समझ जाओ रोल्स थ्योरम लगने वाला है, ठीक है। x में जहां मेरा -7 to 0 है, और एक अजीब सी बात ये दे रखी है कि f डैश x मेरा लेस देन इक्वल टू 2 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -7 to 0। यानी कि यार जो भी मुझे ये इंटरवल दे रखा है, सबसे पहले नंबर लाइन बनाओ यार बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। यहाँ बनाया -7, यहाँ बनाया 0। मेरा फंक्शन इसी के बीच में हमेशा उसका जो डिफरेंशियल है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। मेरा जो फंक्शन है वो हमेशा उसका डिफरेंशियल लेस देन इक्वल टू 2 है। ये अजीब सी कंडीशन दे रखी है यार, मुझे एक बार के लिए तुम्हें समझ नहीं आएगी, बट कोशिश करते हैं इसका। अब यार एक चीज़ मुझे ये दे रखी है ऑल्सो, f ऑफ -7 की मुझे वैल्यू दे रखी है -3 के बराबर। तो इसकी कुछ ना कुछ मुझे वैल्यू दे रखी है -3, जबकि मुझे ये नहीं दे रखा कि f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा मेरे को। तो अब मुझसे पूछा है देन द रेंज ऑफ f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको करने के लिए यार हमारे 2 तरीके हैं, ठीक है। मैं 2 तरीके लिखता हूँ। एक तो ट्रेडिशनल तरीका है जो तुम्हें बुक्स में भी मिलेगा, वो वही रोल्स और लैग्रांजे को यूज़ होकर करेगा। जो अगला तरीका है वो बहुत तगड़ा है यार, वो मैंने भी पता नहीं कब देखा था, बट मेरे को एकदम से याद आया, वो सही है काफ़ी। तो जो हमारा रोल्स थ्योरम वाला है, रोल्स / लैग्रांजे लगेगा, एक्चुअली रोल्स क्यों लगेगा, इसको तुम बोल सकते हो LMVT, ठीक है। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम मेरा क्या कहता है कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a मुझे वैल्यू देता है f डैश c की, राइट? जहाँ c कोई भी मेरा पॉइंट है a to b के बीच में। बिल्कुल सही यार, मेरा ये f डैश c है बेसिकली, राइट? और मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो एक बारी के लिए क्या करते हैं यार,
हम सबसे पहले यूज़ करते हैं ये क्या है, -7 to 0 के बीच का इंटरवल। एक बारी के लिए क्या कर लेते हैं, -1 भी लिखा है ना, यहाँ -1 को भी लगा ही देते हैं। पर अभी हम बात कर रहे हैं -7 और 0 की। तो मुझे ये बताओ, अगर क्योंकि मेरा फंक्शन a to b है ना, तो मैं अपने a to b को समझ रहा हूँ -7 to 0 के बराबर, राइट। तो वो वैलिड होगा इस केस में। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिखेंगे f ऑफ मेरा b क्या है 0, तो f ऑफ 0 माइनस f ऑफ -7, बहुत सही, अपॉन 0 माइनस -7, ये भी सही। तो इसकी वैल्यू मेरी f डैश c के बराबर है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ -7 कितना है, मुझे दे रखा है -3 ऑलरेडी, तो +3 अपॉन 7, ये मुझे दे रखा है कितना, f डैश c के बराबर। ठीक है, अब यार मुझे एक बात दे रखी है कि मेरा जब भी फंक्शन है f डैश x हो, वो f डैश c हो, कुछ भी हो, वो 2 से कम है हमेशा। तो क्या मैं एक इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश नहीं कर सकता यहाँ पे? बिल्कुल कर सकता हूँ। कहने का मतलब, अगर मेरा f डैश c इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ये क्या इंप्लाई करता है, f डैश c की वैल्यू हमेशा है f ऑफ 0 प्लस 3 अपॉन 7, दिस इज लेस देन इक्वल टू 2। फिर ये फर्दर मेरा क्या कहता है कि f ऑफ 0 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 14, जहाँ से मुझे अपनी पहली इनइक्वालिटी मिल गई कि मेरा फंक्शन ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू 11। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे 0 के फंक्शन की मतलब f ऑफ 0 का मैक्स वैल्यू कितना होगा, 11। वो 11 या उससे छोटा नंबर है एक, तो उसकी हद से हद वैल्यू हो सकती है, उसकी औकात क्या है, 11 है। अब हमने ये पहली तो इस्टेब्लिश कर दी। मुझसे f ऑफ -1 भी पूछा था यार, ये ना बेवकूफ़ बनाने के लिए पूछा था। मतलब कि अगर मैं -1 की जगह कुछ भी और लिख देता, यहाँ 1.7, मतलब इन दोनों के बीच का नंबर, तो भी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे यार, एक बारी के लिए इस पूरी चीज़ को इधर पटकते हैं और फिर से LMVT लगाएंगे। अब हम लगाएंगे LMVT फ्रॉम कहाँ से लेकर कहाँ तक, -7 से लेकर -1 तक लगाएगी, क्योंकि उसमें भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल एज वेल एज कंटिन्यूस है। तो मुझे बताओ यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ -1 माइनस f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, राइट। ये भी हमारा f डैश समझ लो, कोई d लिख रहा हूँ मैं, कोई भी एक पॉइंट आएगा ना यार, है ना। तो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, f ऑफ -1 और f ऑफ -7 की वैल्यू तुम जानते हो, यहाँ तो सेम चीज़ आएगी यार, यहाँ मेरा आएगा +3, नीचे कितना आएगा 7 - 1 यानी कि 6 इज इक्वल टू f डैश d। अब f डैश भी एक डिफरेंशियल है विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को अब मैं कंपेयर करूँगा यहाँ पे 2 और अपने लेफ्ट हैंड साइड को। तो मैं क्या कह सकता हूँ, f ऑफ -1 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 6 × 2 12। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि f डैश -1 इज लेस देन इक्वल टू 6। कहने का मतलब f ऑफ -1 की हद से हद, उसकी औकात 6 तक जाती है, उससे ऊपर नहीं। मुझसे पूछा है इन दोनों, इनका रेंज, मतलब f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 0 का रेंज। अब मुझे बताओ, मैं क्या इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ, इनइक्वालिटीज़ भी ऐड तो हो सकती है, सेम इनइक्वालिटीज़ है। तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ इन दोनों इक्वेशन से कि f ऑफ 0 प्लस f ऑफ -1, ये f डैश नहीं है एक्चुअली, यहाँ मैंने f डैश लिख दिया, ये गलत हो जाएगा, ये f ऑफ 0 है, सिर्फ f ऑफ -1 है। तो f ऑफ 0 प्लस f ऑफ -1 इज लेस देन इक्वल टू 11 + 6 यानी कि 17। तो रेंज क्या होगी यार इसकी, मतलब ये 17 या उससे छोटी कोई भी वैल्यू को ले सकता है। तो बेसिकली इसकी रेंज कितनी हो गई, -∞ टू 17 क्लोज ब्रैकेट, यहाँ से ओपन ब्रैकेट। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? वो भाई साहब नहीं दे रखा। क्या कुछ गलती की है इसका मतलब? तो यार मैंने एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। मुझे वैल्यूज़ दे रखी है कितनी, f ऑफ 7 की -3 दे रखी है, ठीक है। इधर से देखते हैं, तो f ऑफ 0 माइनस f ऑफ -7 यानी कि प्लस हो जाएगा 3, और नीचे 0 माइनस -7 यानी कि 7 प्लस हो जाएगा, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। 7 × 2 14 -3 11। तो यहाँ से तो बिल्कुल सही 11 आ रहा है यार, इसमें तो कोई इशू ही नहीं होना चाहिए। अब इस केस में अगर हम देखें -1 से 0 के बीच में अगर हम देखते हैं, तो भी क्या आता है, f ऑफ -1 माइनस f ऑफ -7 यानी कि f ऑफ -1 प्लस 3 अपॉन -1 प्लस 7, तो यहाँ तो 6 आएगा, ठीक है, और यहाँ भी 2 आएगा। तो ये तो हो गया हमारा 12, ठीक है। अच्छा ये 3 था, ये देखो सिली मिस्टेक सबसे हो जाती है, मुझसे भी हो गई। यहाँ 3 था, मैंने देखो अपने आप 6 लिख रखा है, क्या सोच के, 6 × 2 12 था, यहाँ तो 3 था ना यार। तो ये चीज़ कितनी हुई यार मेरी, 3 के बराबर। तो इस 3 को तुम उधर ले जाओगे तो 6 नहीं बचेगा यार, यहाँ मेरा आ जाएगा 9, राइट। तो अब इन दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो तुम्हारे पास 17 नहीं बल्कि तुम्हारे पास आ जाएगा 20, ठीक है। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा 20। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अब यार मैंने डबल स्टार इसलिए लगा रखा था, देखो ये चीज़ तो कर लेते हैं बच्चे वैसे तो, बट दूसरा तरीका यार मेरा इंटीग्रेशन का तरीका। अब इंटीग्रेशन से भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं, कैसे? तुम्हें ये पता है कि जो मेरा यहाँ देखो, अब यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रल्स वे, ठीक है। मुझे ये दे रखा है कि मेरा f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 2 है। दोनों साइड क्या करो, इंटीग्रेशन लगा दो, दोनों साइड आराम से लगा सकते हो तुम। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x
लगा दी इंटीग्रेशन, तो इट इज़ लेस देन इक्वल टू 2dx, राइट। अब क्या करो, दोनों साइड तुम लिमिट भी डाल सकते हो यार, इससे ना तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आएगा यार, बहुत मज़ेदार है ये बहुत ही बढ़िया वे है। मतलब इसमें तो ये क्या, ये सब भी लिखना पड़ा तुम्हें, ये इतना बढ़िया है क्योंकि अब तुम्हें सीधा सीधा अपनी लिमिट्स डालनी है। या तो तुम 2 करके लिमिट्स डाल सकते हो या 1 करके डाल सकते हो, वैसे सीधा तो नहीं आएगा इसमें भी, दोनों की लिमिट्स तुम्हें डालनी ही पड़ेगी, मतलब एक ही बात है। तो तुम सबसे पहले क्या डाल दो, -7 to 0 अपनी लिमिट, और यहाँ भी तुम कितना डालोगे, सेम -7 to 0, राइट। तो यहाँ से तुम्हें कितना आंसर मिलेगा, किसी की भी डिफरेंशिएशन f' खुद में d/dx ऑफ fx है, तो इसकी वापस से डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगी f(x), और यहाँ जाएगा -7 से 0, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 2 की इंटीग्रेशन 2x, ये जाएगा -7 to 0, तो ये तो अपने आप 14 आ गया। तो तुम देख सकते हो यहाँ से आंसर आ गया f(0) माइनस f(-7), राइट, इट इज़ लेस देन इक्वल टू व्हाट, 14। तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, f(0) + 3, क्योंकि ये 3 था, इज़ लेस देन इक्वल टू 14, जो कि मेरे को देता है f(0) इज़ लेस देन इक्वल टू 11। सिमिलरली यार, जब तुम दूसरी साइड इंटीग्रेशन लगाते हो, तुम्हें ये पता है कि फिर से यही चीज़ लिखो, f' इज़ लेस देन इक्वल टू 2 होता है मेरा। अब क्या करो, दोनों साइड इंटीग्रेशन तो भले ही कर दो x के रिस्पेक्ट में, पर तुम लिमिट्स लगा दो -7 to 1, राइट। तुम्हें लिमिट्स क्या लगानी है यार, -7 से लेकर 1 तक लिमिट्स लगानी है। एक्चुअली तुम इसको ब्रेक भी कर सकते, एनीवेज ये आ गया मेरा, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 2dx, यहाँ से आ गया -7 to 1, सेम आंसर आएगा तुम्हारे पास, ये बच जाएगा f(x), फिर यहाँ आ जाएगा -7 to 1, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 2 times x, -7 to 1, 1 डालोगे 2 आएगा आंसर, -7 डालोगे 14 आएगा आंसर मेरा, राइट। तो फिर चलो कर ही लेते हैं यार, 2 + 14 आ जाएगा ये चीज़, ओके। ये -1 है, देखो एक मिस्टेक हो गई, क्योंकि -1 की ही बातें करनी थी हमें, तो ये -2 आ जाएगा +14, और ये आंसर आ गया f(-1) माइनस f(-7). अगेन तो यहाँ से मेरे को मिल गया f(-1) + 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 12, तो दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 9, दोनों को ऐड कर दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा 20। तो इंटीग्रेशन से भी यार ये चीज़ें संभव होती है, ठीक है। अगर तुम्हें मान लो LMBT एकदम से याद नहीं आ रहा या रोल्स याद नहीं आ रहा, तो तुम उससे भी आंसर निकाल सकते हो। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ fx इज इक्वल टू x³ - 4x² + 8x + 11, और दिए दे रखा है कि LMBT इज एप्लीकेबल ऑन fx इन 0 to 1, मतलब 0 to 1 में मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस है, सब कुछ है। तो मुझसे c की वैल्यू पूछी है ऐसी। अब बेसिकली c का मतलब क्या होता है यार, ये ऐसा कुछ सीन है कि अगर मैं f(1) - f(0) अपॉन 1 - 0, तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा f' ज़रूर मिल रहा होगा। तो करके देखते हैं यार। सबसे पहले अगर मुझे fx दे रखा है, तो क्या मैं अपना f' निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, वो आ जाएगा 3x² - 8x प्लस यहाँ से आ गया 8। तो इसका मतलब मेरा f' की वैल्यू कितनी हो गई? बहुत सिंपल, 3c² - 8c + 8। इसकी वैल्यू किसके बराबर है यार? अब यहाँ से अपना निकालो f(1) - f(0). f(1) की वैल्यू कितनी होगी? इस पूरे फंक्शन में x की जगह 1 डाल दो, 0 में 0 की जगह 0 डाल दो। तो f(1) की वैल्यू कितनी होगी निकाल के देखते हैं। 1 - 4 + 8 + 11, तो ये कितना हो गया? 12 + 8 20 - 4 16। f(0) की वैल्यू कितनी है? 11। तो f(1) - f(0) की वैल्यू कितनी हो गई? 16 - 11 यानी कि 5। तो 5 की वैल्यू हो गई इसके बराबर। तो इसको इक्वेट कर दो, कोई ना कोई तुम्हें c 100% मिल जाएगा। तो यहाँ से कितना आया? 3c² - 8c + 3 इज इक्वल टू 0। तो तुम अपना वो लगा सकते हो, तो 10th क्लास में तुम पढ़ चुके हो, -b + √b² - 4ac/2a वाला फॉर्मूला। तो वहाँ से तुम्हें c की कितनी वैल्यूज़ मिल जाएगी? 2 वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो वो आ जाएगी यार मेरी, सबसे पहले यहाँ लिख दो 8 ± b² कितना होता है? 64 - 4ac। तो ac कितना हुआ? 9 × 4 कितना आ गया मेरा? 36 के बराबर। यार ये चीज़ें मैं तेज़ कर रहा हूँ क्योंकि 10वीं की चीज़ें, इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ आ गया 2 × 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो तुम आराम से अपना 2 को कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ से आ गया 4, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया? देखो 64 - 36 मेरा कितना होता है? बताओ यार। 64 - 30 34, उसके बाद -6 कर दो तो 28। 28 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 7। तो बस √7 बच गया और मैंने 4 को बाहर निकाल गया एज अ 2 और 2 को कॉमन ले लिया। आई होप तुम्हें समझ आ रहा हो। तो तुम बोलोगे यार यहाँ से तो 2 वैल्यूज़ निकल रही है, 4 + √7/3 और 4 - √7/3। तो इनमें से कौन सी वैल्यू यार एक्चुअली में हमें लेना चाहिए? इनमें से कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए? तो मुझे एक बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो अंधाधुन टिक मत मार देना। एक ऑप्शन हो सकता है ये भी दे रखा होता, देखो इन्होंने तो नहीं दे रखा, पर ऐसा करता हूँ मैं, बना देता हूँ उस ऑप्शन को। एक ऑप्शन ये भी दे सकते हैं 4 ± √7। तो कुछ बच्चे जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो ये सोचेगी अच्छा माइनस नहीं, ये दोनों दे रखे हैं आंसर, तो दोनों आ रहा है, दोनों को टिक करना है। नहीं भाई, दोनों को टिक नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 0 और 1 के बीच में भी तो होनी चाहिए। जो c है, c लाइज बिटवीन 0 and 1।
तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, इनको एक बार ढंग से निकालते हैं। ये है 4 प्लस रूट 7 अपॉन 3 और 4 माइनस रूट 7 अपॉन 3, राइट। इसको तुम क्लियरली लिख सकते हो इस नंबर को 4 अपॉन 3 प्लस जो भी है मेरा रूट 7, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसकी वैल्यू क्या है, बट जो 4 अपॉन 3 है इटसेल्फ जो मतलब ये खुद में 1 से बड़ा है इसकी जो इसकी वैल्यू है, तो ये 0 to 1 के बीच में तो है नहीं, ये डेफिनेटली 0 to 1 के बीच में है, क्योंकि जो रूट 7 है इट इज़ लेस देन रूट 9, बेसिकली जो मेरा रूट 7 है इट इज़ लेस देन 3, राइट। तो डेफिनेटली यार वो इसमें से माइनस करोगे एक, तुम्हें 1 से कम का नंबर मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है। अगर नहीं भी होता विश्वास तो यार एक चीज़ ये देख लो ना यार तुम, जो रूट 7 है वो रूट 3 से छोटा है मेरा, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ जो मेरा 4 माइनस रूट 7 है इट इज़ ग्रेटर दैन 4 माइनस 3, मतलब कम माइनस हो रहा है ना मेरा 4 से, तो यही चीज़ तुम डिवाइड कर दो 3 से, ये तो आ गया 1/3, तो ये नंबर 1/3 से बड़ा और आगे से छोटा होगा, तुम एक और इनइक्वालिटी इस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो एनीवेज जो मेरा पॉइंट था, आंसर हमारा सिर्फ क्या है, एक आंसर है जो कि है 4 माइनस रूट 7/3, ठीक है। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। अब मुझे दे रखा है फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 7x। मुझे दे रखा है कि रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन 3,4। तो पूछा है द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश सी, ये एफ डबल डैश नहीं होगा एफ डैश सी होगा, चलो दोनों निकाल के देख लेते हैं, थोड़ा मिसप्रिंट टाइप सा लग रहा है। एनीवेज तो रोल्स थ्योरम का यार क्या मतलब होता है, अगर वो एप्लीकेबल है 3 से 4 के बीच में, तो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी है 3 से 4 के बीच में और डिफरेंशिएबल भी है 3 से 4 के बीच में, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं यार इसको, ये एप्लीकेबल है मेरा, तो मुझसे एफ डैश सी की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर मेरा एफ एक्स कितना है यार, मेरा एफ एक्स है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन 7x। एक्चुअली मैं इसको लॉग ए माइनस लॉग बी करके भी लिख सकता हूँ, तो वही करके लिख लेता हूँ, माइनस लॉग ऑफ 7x। तो ज़रा मुझे ये बताओ एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/x² प्लस अल्फा, राइट, और चेन रूल से यहाँ 2x आ जाएगा, फिर माइनस कितना हो जाएगा, log 7x की डिफरेंशिएशन 1/x ही होती है। ऐसा क्यों, एक्चुअली में वो 1/7x होती है, चेन रूल से एक 7 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो कट जाता है बेसिकली, तो 7 को पहले से ही हटा दो यहाँ से, राइट। तो ये तो मेरा आ गया कितना, एफ डैश एक्स। अब मुझसे एफ डैश सी पूछा है, अब तुम बोलोगे यार अल्फा की वैल्यू तो मुझे दे ही नहीं रखी, कोई बात नहीं निकल जाएगी। देखो रोल्स थ्योरम में एक और कंडीशन होती है, मैंने तुम्हें सिर्फ 2 बताई कि वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। रोल्स थ्योरम के लिए जो मेरा दोनों जो पॉइंट्स है मेरे बेसिकली 3,4, मेरा जो इंटरवल है, तो एंड पॉइंट जो उसके है उस पे मेरे फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल बराबर होती है। कहने का मतलब कि जो मेरा f(4) होगा और f(3) होगा वो एग्जैक्टली सेम होने वाला है। तो उन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। सबसे पहले तो f(3) मेरा कितना है, f(3) की वैल्यू जहाँ भी x है वहाँ 3 चिपका दो, ठीक है। तो कितना आ गया, लॉग ऑफ अल्फा प्लस 3² कितना होता है 9 अपॉन 7 × 3 कितना होता है 21। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है यार, f(4) के बराबर है, जो बेसिकली हो जाएगा लॉग ऑफ कितना, अल्फा प्लस 16 4 का स्क्वायर, और 7 × 4 कितना हो जाता है 28। अब ये दोनों मेरे बराबर है और इसकी वैल्यू थी f(4) के बराबर, तो दोनों को इक्वेट कर दो। अगर लॉग में दोनों मतलब लॉग a इज इक्वल टू लॉग b है विद द सेम बेस, दैट क्लियरली मीन्स कि a इज इक्वल टू b। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि मेरा अल्फा प्लस 9/21 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 16/28। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मैं 2 मिनट में आंसर मिल जाएगा। 28 अल्फा प्लस 28 × 9 इज इक्वल टू 21 अल्फा प्लस 21 × 16। तो तुम्हें यहाँ से क्या मिल गया यार, यहाँ से आ गया तुम्हारा क्या है ये 7 अल्फा मिल गया एक तो तुम्हें, ठीक है। और उस साइड कितना 21 × 16 माइनस 28 × 9। मैंने अभी तक इनको कैलकुलेट नहीं किया यार, ये देखो जेई मेंस में तुम्हें बेमतलब में कैलकुलेशंस करनी ही नहीं होती है ज़्यादा। क्यों नहीं करनी होती, तुम्हें पता है यहाँ 7 है तो वो इवेंचुअली कट ही रहा होगा, जो 7 है तुम्हारा इवेंचुअली कैंसिल आउट हो ही रहा होगा। एक्चुअली तुम इसको पहले से भी कैंसिल आउट कर सकते थे, कैसे 21 और 28 से, ये आ जाता 3 और ये आ जाता 4, ज़्यादा काम बच जाता उससे, ठीक है। कोई बात नहीं, अब इसको कर लेते हैं। अल्फा कितना आ गया, यहाँ से 7 काटा 16 × 3 होता है मेरा 48, यहाँ से 7 काटा तो 4 × 9 कितना होता है 36। कहने का मतलब अल्फा आ गया 12 के बराबर। अब एफ डैश सी ऐसा पॉइंट होता है, बेसिकली वो सी मुझसे ये पूछा है कि जहाँ मेरा एफ डैश सी कितना है, एक्चुअली 0 क्यों होगा, ये एफ डैश सी पूछा है ना, तो सिर्फ एक्स की जगह मैं सी डालूंगा यहाँ पे। चलो देखते हैं, या तो डबल डैश होगा, करके देखते हैं यार, अब कुछ कर नहीं सकते इसमें, क्वेश्चन ढंग से दे नहीं रखा है। तो मेरा एफ डैश एक्स कितना है, मैंने निकाल रखा था ना, एफ डैश सी कितना हुआ एक बार देखते हैं। तो ये आ गया 2c/x², और अल्फा की वैल्यू हमें पता है 12 के बराबर होती है, माइनस 1/x, राइट। क्या पूछा है मुझसे 1/x, ये भाई x² नहीं है, ये c² है, राइट। तो ये क्या है c² + 12 1/c। अब इसको मेरे हिसाब से हमें 0 पुट करना होगा और फिर हमें c की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ एक बार लिख लेते हैं, देन c इज इक्वल टू एफ डैश सी, नहीं c की वैल्यू पूछी हमसे। एफ डैश सी को अगर हम 0 पुट कर देते हैं
तो मुझे क्या चीज़ मिल जाएगी अपनी 2c/c² + 12 = 1/c। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो c² + 12 = 2c²। तो यहाँ से मुझे c² की वैल्यू 12 मिल गई और c मिल गया ±√12। तो यही मुझसे पूछा होगा, c की वैल्यू ±√12 है। अब मुझसे क्या पूछा है, f"c की वैल्यू पूछी है। अच्छा ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही था, c की वैल्यू नहीं पूछी, ये डबल डैश था, ये सिंगल डैश था ही नहीं कभी, तो दिस इज डबल डैश। तो क्योंकि अगर मैं अब डिफरेंशिएट कर दूं अपने इस फंक्शन को एक बार फिर से और उसमें c की वैल्यू डालूं तो मुझे अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। c की जगह अगर मैं ±12 डालूंगा तो करते यार इस चीज़ को डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसकी जगह 12 लिख दो अल्फा की जगह। तो ये कितना हो गया मेरा, x² + 12 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन रूल लगाऊंगा मैं अपना, तो यहाँ आ जाएगा x² + 12, ऊपर के डिफरेंशिएशन सिर्फ 2 -2x इंटू नीचे की डिफरेंशिएशन वापस से 2x -1/x² प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1/x की -1/x होता है। अब ये वैल्यू मुझसे पूछी गई है जब मेरा f"c पूछा है, तो बेसिकली f"c कितना होगा यार, देखते हैं। f"c = व्हाट, 2 × c² + 12 -4c² डिवाइडेड बाय c² + 12 का होल स्क्वायर प्लस 1/c²। c² की जगह मैं क्या डालूंगा, हर जगह c² ही मिल रहा है तो 12 डाल दूंगा। तो यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 × 12 मतलब 12 + 12 कितना आ गया, 24। तो 12 × 4 -48 आ गया। तो यहाँ से तो आई गेस मुझे 0 मिल गया। देखो 24 × 2, तो डिनोमिनेटर करने की जरूरत ही नहीं है, चेक 0 प्लस 1/c² क्या है 12। तो क्या मुझे ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है 1/12 का, हाँ, तो इसका मतलब ए मेरा करेक्ट आंसर है। तो अब सॉल्व करते हैं यार अपने क्वेश्चन नंबर 18 को। मुझे क्या दे रखा है कि लेट S बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस f0 से 1 से लेकर r तक विच आर कंटिन्यूअस ऑन 0 and 1 एंड डिफरेंशिएबल ऑन 0 and 1। कभी भी यार तुम्हें स्पेसिफिकली अगर ये दो चीजें दे दिए जाए तो तुम समझ जाओ कि ये क्वेश्चन लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का है, ठीक है। अब इसलिए तभी मैंने डबल स्टार लगा रखा है, क्योंकि ये LMVT और रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन ही थोड़े से ट्रिकी आ जाते हैं और बच्चे से यूजुअली सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे। पूछा है कि देन फॉर एवरी फंक्शन इन S देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C बिलोंग्स टू 0 to 1 डिपेंडिंग ऑन f सच दैट। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों लेस देन वाले ऑप्शन है। अब देखो एक बात मुझे डेफिनेटली पता है कि देयर एग्जिस्ट अ C सच दैट f'(c) की वैल्यू है f(1) - f(0)/1 - 0 के बराबर। ऐसा C तो एग्जिस्ट करता ही करता है, पक्की बात हो गई है, राइट। तो पहली इक्वेशन हमें यहाँ से क्या मिल गई, यहाँ लिख दो f'(c) = f(1) - f(0) के बराबर। तो ये तो पहली इक्वेशन मिल गई। पर बाकी हम और क्या कर सकते हैं जिससे, देखो ये f(c) भी है यहाँ पे। अब तुम बोलोगे f(c) कहाँ से आएगा, f'(c) है। देखो आ सकता है, हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमने नंबर लाइन बनाई थी। तो हम मान लेते हैं ये है 0, ये है 1, C कहीं बीच में लाई करता है, एग्जैक्टली बीच में नहीं बट है, इन दोनों के बीच में ही है। अब मान लो यार कि C और 0 से बीच में भी एक नंबर है अल्फा और C और 1 के बीच में भी है नंबर बीटा। ऐसा क्यों? अगर मैं अपने LMVT को 0 से लेकर 1 तक पूरा लगा सकता हूं तो 100% ये बात है कि मैं किसी भी पार्ट में भी LMVT लगा सकता हूं उसी इंटरवल के। तो मतलब मैं 0 से C में LMVT लगा सकता हूं और C से 1 में। तभी मैंने ये अल्फा और बीटा नंबर्स दिए, क्योंकि अगर मैं लगाना चाहूं, ये देखो, अगर मैं लगाना चाहूं LMVT इन 0 to C तो कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा, देयर एग्जिस्ट्स अ अल्फा सच दैट f'(α) जो होगा उसकी वैल्यू होगी f(c) एंड पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट का फंक्शन अपॉन C - 0। ये बात तो पक्की बात है ना यार, ये ऐसा अल्फा है। अब समझ आ रहा है तुम्हें? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो f(c) - f(0) की एक शानदार वैल्यू निकल के आ जाती है जो है CF'(α) के बराबर। इसे मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे LMVT इन व्हाट, इन C to 1। तो देयर एग्जिस्ट एक ऐसा नंबर b बेसिकली बीटा, एक ऐसा नंबर सच दैट मेरा है, देखो सच दैट f'(β) की वैल्यू कितनी होगी, एंड पॉइंट कितना है क्योंकि C से लेकर 1 तक जा रहे हैं अब, तो f(1) - f(c) अपॉन 1 - c के बराबर, राइट। तो इससे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो तुम ये लिख सकते हो कि f(1) - f(c) की तुम्हें एक वैल्यू मिल गई, वो कितनी है 1 - c टाइम्स f'(β) के बराबर। इसको मार्क कर लो अपनी इक्वेशन नंबर 3। अब एक कमाल पता है क्या करो, तुम 2 और 3 को एक बार ऐड कर दो तो तुम्हें रिजल्टेंट क्या मिलेगा अपना 2 और 3 को ऐड करके। अगर f(c) - f(0) प्लस f(1) - f(c) तो f(c) मेरा कट जाएगा, राइट। और यहाँ से मेरा कितना बचेगा यार, f(1) - f(0). क्या तुम्हें बात समझ आ रही है यार, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ या इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। इस बात में तो कोई डाउट है नहीं ना, मतलब 2 + 3 गिव्स मी 1, क्योंकि इन दोनों का जो LHS है
ये 1 के बराबर है, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा एफ डैश सी है उसकी वैल्यू कितनी है, मैं एफ वन माइनस एफ ज़ीरो था ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ सी माइनस एफ ज़ीरो प्लस एफ वन माइनस एफ सी। बस मैंने कुछ नहीं किया है, इस इक्वेशन को हल्का सा चेंज कर दिया है मैंने, एफ सी ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। अब ये ऐसा मैंने क्यों लिखा है यार, क्योंकि अब क्या करो, एफ ऑफ सी को एक साइड रखो, ठीक है, और किस चीज़ को तुम्हें एक साइड रखना है, तुम्हें ये भी एफ ऑफ ज़ीरो को भी इस साइड रख लो या तो, क्योंकि एफ वन माइनस एफ सी हमारा क्या आने वाला है, वो काम आने वाला है, राइट। या तो एफ डैश अल्फा काम आने वाला है या एफ वन माइनस एफ सी काम आने वाला है। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, हम ये कर लेते हैं, इसको ऐसे रखते हैं हम, क्योंकि हमें ऑप्शन में ये बस सी और वन दे रखा है, सी और वन। तो मैं क्या करूँगा, एक सी बचा के रखूँगा, एक वन बचा के रखूँगा, या इनका सब्ट्रैक्शन बचा के रखूँगा, या जो भी चीज़ है तुम्हारी, राइट। तो एफ सी माइनस एफ ज़ीरो को अब लिख दो सी एफ डैश अल्फा। ये थोड़ा सा यहाँ से कन्फ्यूजिंग पार्ट शुरू होता है, क्योंकि तुम्हें इसको तो एज इट इज़ रखना है, यहाँ पर तुम्हें एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ सी रखना है। अब ऐसा यार मैंने क्यों किया है, ये जो एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ सी है ये इसलिए किया है, इसकी वैल्यू है एफ डैश सी के बराबर, और ये जो इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ मेरी पॉजिटिव होगी, क्योंकि देखो मॉड दे रखा है ना, एनीवेज जो भी है, अगर मेरा ये इसके बराबर है तो मैं कह सकता हूँ इसका मॉड इसके बराबर है, राइट। तो एफ डैश जो सी है मेरा, इट इज़ एफ वन माइनस एफ सी प्लस समथिंग, एक क्वांटिटी इसमें ऐड हो रही है, ठीक है, ये इसके साथ कुछ ना कुछ है जो भी चीज़ है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो एफ डैश सी है इट इज़ ग्रेटर देन व्हाट, एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ सी, क्योंकि उसमें कुछ ऐड हो रही है चीज़। तो यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ एफ डैश सी का जो मॉड होगा इट विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ सी। यहाँ ये तभी मैंने मॉड लगा रखी है ये चीज़, क्योंकि ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है जो भी चीज़ है, राइट। तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है मेरे को, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसमें एक जगह यार गलती क्या हो सकती थी, अगर ये जो नंबर है, क्योंकि बेसिकली एफ डैश सी की वैल्यू ये थी, अगर दोनों का मॉड भी करें, ये नंबर अगर मेरा नेगेटिव निकल जाए, एफ डैश अल्फ़ा वाला क्या निकल जाए, अगर नेगेटिव निकल जाए एफ डैश अल्फ़ा, कोई भी मेरा सी आ रहा है, तो इशू आ सकते हैं, राइट। जो एफ डैश सी वाला अगर नंबर मेरा नेगेटिव निकल गया तो, पर क्या मेरा एफ डैश अल्फ़ा कभी नेगेटिव निकलेगा, सोच के देखो यार, बताओ। निकल तो सकता है अगर मेरा एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू एफ ऑफ सी से ज़्यादा हो तो, ये तो तभी इन्होंने मॉड लिया है, बट वो नेगेटिव क्वांटिटी है। तो इस क्वेश्चन में यार लेके ही चलना पड़ेगा हमें, तभी हमारा जो ये ए आंसर है तभी आ पा रहा है, राइट। और ये एक्चुअली मॉड है, तो जो ये एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ वन है इसकी भी सेम चीज़ हो जाएगी है, तो ये दोनों ए और सी दोनों करेक्ट होने चाहिए इस हिसाब से तो यार, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं यार अब। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 2, 2 तो हमारे पास एक कर्व दे रखा है यार, वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले नॉर्मल का स्लोप निकालते हैं, उससे पहले टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। तो क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ की डिफरेंशिएशन आ गई 2x, यहाँ की आ गई कॉमन लो 2x y डैश प्लस 2y कितना आ जाएगा x डैश, जो होता है मेरा 1 के बराबर। यहाँ से आ जाएगा माइनस 6y y डैश इज इक्वल टू 0। तो तुम्हें मिल जाएगा अपना y डैश को क्या करो, कॉमन ले लो। तो यहाँ से मिल गया 2x माइनस 6y, राइट, इज इक्वल टू उस साइड ले जाओ माइनस 2x माइनस 2y। तो इधर से तुम अपना y डैश कितना मिल गया, y डैश होता है dy बाई डी एक्स, तो वो आ गया माइनस टाइम्स, तुम इसको माइनस ले सकते हो, x प्लस y और 2 को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस 3y। तो अगर मैं बोलूँ y डैश एट 2, 2, इससे पहले हम नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे। नॉर्मल का स्लोप mn कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन ये, यानी कि x माइनस 3y अपॉन x प्लस y। तो इसकी वैल्यू एट 2, 2 कितनी होगी मेरे स्लोप की वैल्यू, तो 2 माइनस 6 अपॉन 2 प्लस 2, तो इधर से कितना आ गया माइनस 4 अपॉन 4, यानी कि माइनस 1 के बराबर। अब मुझे स्लोप दे रखा है, मुझे पॉइंट दे रखा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से मेरी इक्वेशन कितनी आती है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से मेरे को मिल गया y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये x माइनस 2 है, x माइनस 1 नहीं है, ये हो जाएगा प्लस 2। तो हमें इक्वेशन क्या मिल गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, राइट। हमसे पूछा क्या गया है, पर क्या इक्वेशन पूछी हमसे, नहीं, हमसे पूछिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द नॉर्मल फ्रॉम द कर्व। तो जो मेरा नॉर्मल है यार, नॉर्मल क्या है, मान लो कि ये मेरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, राइट। तो अब पूछा है कि इस नॉर्मल से ओरिजिन तक का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वैल्यू पूछी है। तो तुम निकाल सकते हो यार, डिस्टेंस फॉर्मूला आता ही होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का, किसी भी पॉइंट का बेसिकली। वो क्या होता है हमारा, इसको सबसे पहले ऐसे लिखो, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का फ्रॉम 0, 0 अगर डिस्टेंस निकाले तो वो कितना होता है यार, सबसे पहले 0 प्लस 0 माइनस 4 का मॉड अपॉन x का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 4 अपॉन कितना, √2, विच इज नथिंग बट 2√2। तो हमारा C इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ लगा रखा है मैंने एक स्टार मार्क।
if fx is twice differentiable and continuous function in x belongs to a comma b and also f dash x मुझे दे रखा है ग्रेटर देन 0 है और f डबल डैश x मेरा लेस देन 0 है। ये दोनों थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड मुझे दे रखा है कि c बिलोंग्स टू a कॉमा b। तो फिर मुझसे पूछा है f ऑफ c माइनस f ऑफ b डिवाइडेड बाय f ऑफ a माइनस f ऑफ c इज ग्रेटर देन। अगेन ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तभी मैंने स्टार मार्क लगा रखा है। अच्छे क्वेश्चन ही आते हैं इनइक्वालिटी के हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करते हैं यार, रफ ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं। मेरे पास मान लो पॉइंट है, ये है a, x इज इक्वल टू a है मेरे पास ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये है x इज इक्वल टू b। अब मुझे क्या क्या बातें दे रखी है कि जो फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, f डैश x मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। तो या तो मेरा मान लो कि f ऑफ a की वैल्यू यहाँ इतनी है, ठीक है, एक बार मान लेते हैं ना, और f ऑफ b की वैल्यू मेरी इतनी है, मतलब इसको हो सकता है ये चेंज भी हो ये वाली चीज, बट देखने वाली बात है हमारी, ठीक है, क्योंकि मुझे दे रखा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। f डैश x इज ग्रेटर देन 0 क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये इंक्रीज ही कर रहा होगा। अब या तो ऐसे इंक्रीज कर रहा होगा या ऐसे। मेरे पास दो तरीके होते हैं इंक्रीज करने के। ये जो मैंने पहला वाला बनाया ना, अगर मेरा कर्व ऐसा है तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली, मतलब ये इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट। इस केस में मेरा f डैश x भी ग्रेटर देन 0 होता है और f डबल डैश x भी ग्रेटर देन 0 होता है। एक्चुअली दो केसेस होते हैं, मैं तुम्हें ग्राफ्स बना के दिखाता हूँ यार, एक बार थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तुम्हें। देखो, अगर हमारे पास f डैश x हमें दे रखा है पॉजिटिव है, तो इसके भी दो केस हो सकते हैं। फंक्शन दो तरीके से इंक्रीज करता है, एक तो यार वो ऐसे इंक्रीज कर सकता है इस शेप में, और एक इसकी उल्टी शेप में इंक्रीज कर सकता है। तो जब ये वाली शेप आती है ना यार, इसको हम कहते हैं कि इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो भी अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऐसी शेप आएगी, और अगर जो मेरा सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है तो ऐसी शेप आने वाली है हमारे पास। तो ये तो हो गई यार थोड़ी सी इसकी थ्योरी। तो अब हमें क्या दे रखा है कि f डबल डैश x लेस देन 0 है, तो जो मेरी शेप होने वाली है यार वो कुछ ऐसी होगी। अब आई डोंट थिंक इससे क्वेश्चन पे इतना फर्क पड़ेगा जो मैंने किया है, पर चलो कोई बात नहीं यार, एटलीस्ट सीखने को मिलेगा तुम्हें। तो ये दे रखा है मेरे को a और b, और मेरा फंक्शन कुछ ऐसा है, राइट। मुझसे पूछा है f ऑफ c माइनस f ऑफ b अपॉन f ऑफ a माइनस f ऑफ c। अब ये c क्या है, c बेसिकली a से बीच का कोई भी पॉइंट है, तो उठा लो यार c को, उठा लो यार। तो मैंने उठा लिया c की जगह ये। अब यार तुम एक चीज डेफिनेटली कह सकते हो कि जो मेरा फंक्शन एट c आएगा वो फंक्शन एट a से पक्का ज़्यादा है और b दोनों से ही ज़्यादा है। मुझसे पूछा है f ऑफ c माइनस f ऑफ b, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब ये जो मेरे को ये स्लोप दे रखा था ना ऐसे में, जो मैं कह रहा था इतना यूज़ नहीं है, अब इसका यूज़ आने वाला है। अगर ये शेप दे रखी होती तो थोड़ा डिफरेंट सीन होता। क्या करो यार, इन दोनों को तीन मैं स्ट्रेट लाइन्स बनाऊंगा। एक बार इसको जूम करते हैं। सबसे पहले तुम अपने a और b को जोड़ दो, ठीक है। फिर क्या करो यार, तुम a और c को भी जोड़ दो, और फिर क्या करो, तुम b और c को भी कनेक्ट कर दो। मैंने स्ट्रेट लाइंस कनेक्ट किया है, यहाँ पे ध्यान देना, स्ट्रेट लाइंस कनेक्ट किया है। इन करने का यार मेरा मोटिव क्या था, इसको देखते हैं एक बार। अगर मेरे को चीज़ें क्या दे रखी है यार, यहाँ से दे रखा है f ऑफ c माइनस f ऑफ b, f ऑफ a माइनस f ऑफ c, तो f ऑफ c माइनस f ऑफ b। मुझे ये बताओ, इस स्ट्रेट लाइन को देखो जरा यार, f ऑफ c माइनस f ऑफ b, ये जो मेरे को वैल्यू मिलेगी ये कैसे मिल सकती है। मतलब ये जो स्लोप है, बेसिकली हमें स्लोप्स कंपेयर करने। अब मैं दो स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, यहाँ ना नाम लिख देता हूँ। इस पॉइंट को मैं कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C नाम दे देता हूँ। ज़रा मुझे ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से ही इसका स्लोप ज़्यादा होगा यार इसका स्लोप ज़्यादा होगा। ये जो एंगल बनाएगा इसके साथ, क्या ये एंगल ज़्यादा है या ये एंगल ज़्यादा है। 100% AB का स्लोप ग्रेटर है, 100%। अब तुम बोलोगे ये तो तुमने एक रैंडम केस ले रखा है ना, जिसमें बीच में मैंने B बनाया। नहीं भाई, अगर तुम B यहाँ भी बनाते तो भी देखो ये स्लोप बनता और हमारा ये स्लोप बनता। अगर तुम B को इतनी पास भी बनाते तो भी ये स्लोप और हमारा यहाँ से ये स्लोप। इस केस में हमेशा जो मेरा ये वाला स्लोप होगा, इट इज़ ग्रेटर देन BC। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या मिल गई कि स्लोप ऑफ AB इज मस्ट हमेशा ग्रेटर देन स्लोप ऑफ BC, ठीक है। तो चलो यार यही अब कंडीशन लगा देते हैं। AB का स्लोप कैसे निकालोगे तुम, बहुत सिंपल है। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है FC, C, C, FC, समझ रहे हो ना ये चीज़। तो तुम तो स्लोप ऑफ AB कितना हुआ, सबसे पहले तो AB का स्लोप हमारा कितना हुआ, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो वो कितना है f ऑफ C माइनस f ऑफ A अपॉन C माइनस A, राइट। तुम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो यार, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। सबसे पहले तो इसको ऐसे ग्रेटर देन कर दो यार। स्लोप ऑफ BC कितना होगा, f ऑफ, ये B इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है C को, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो f ऑफ C माइनस f ऑफ B अपॉन C माइनस B, ये आ गया। पर क्वेश्चन में ना मुझे ये FC माइनस FB और FA माइनस FC दे रखा था, और ये उल्टे है, इसके रिवर्स है। तो कोई बात नहीं यार, तुम दोनों साइड को ये भी तो लिख सकते हो। मेरा स्लोप y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 भी तो हो सकता है, एक ही बात होती है वो तो ये कितना आ गया, f ऑफ A f ऑफ C इज इक्वल टू अपॉन A माइनस C। मैंने दोनों साइड से माइनस कॉमन लिया, ये स्लोप भी अभी भी ग्रेटर ही रहेगा, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया दोनों में। तो f ऑफ B माइनस f ऑफ C
अपॉन बी माइनस सी आ गया यहाँ से। अब क्या करो, मुझसे पूछा था एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय, मुझे दे रखा है ये कितना, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ सी, राइट। और फिर दे रखा है इट इज ग्रेटर दैन, ठीक है, दो इनइक्वालिटीज एस्टैब्लिश हो जाएगी। देखो यहीं पे आता है कंफ्यूजिंग पार्ट, क्योंकि अगर मैं ये लिखूँ ना बी माइनस सी अपॉन ए माइनस सी यहाँ से, ठीक है, सी माइनस ए, ठीक है, ये बी माइनस सी होगा। देखो ऊपर मैंने फिर गलती कर रखी है, ये ऑलरेडी यहाँ था बी माइनस सी, ठीक है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन बी माइनस सी। देखो इस लाइन की बात हो रही थी ना, तो मैंने क्या किया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो b माइनस सी, ठीक है। अब इस चीज़ का हमने रिवर्स कर दिया तो हमारे पास कितना मिलेगा यार, यहाँ पे रिवर्स करके आ जाएगा एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी अपॉन सी माइनस बी, तो ये सी माइनस बी है, ठीक है, इसको हटाओ, तो यहाँ आ गया सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, इट इज़ ग्रेटर दैन एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ सी। अब देखो रिक्वायर्ड चीज़ तो यही है हमारी, एफ सी माइनस एफ बी, एफ ए माइनस एफ सी, बट मुझे तो दे रखा है ग्रेटर दैन। अब ये तो लेस दैन ये वाला नंबर है यार, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, फिर कुछ बचा है हमारे पास, मतलब ये चीज़ आ गई। एक और चीज़ हम क्या कर सकते थे, इसी इक्वेशन को ढंग से देखो, मुझे बेसिकली क्या दे रखा है, एक कैपिटल नंबर मान लो, कोई भी नंबर मैं ले रहा हूँ, x इज़ ग्रेटर दैन y, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ माइनस एक्स, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो माइनस एक्स वहाँ ले जाके सबसे पहले ढंग से लिखते हैं माइनस वाई, ये भी आ जाएगा इज़ ग्रेटर दैन माइनस एक्स। तो बेसिकली उल्टी चीज़ हो गई ना मेरी, अगर x y से बड़ा है तो माइनस एक्स इज़ लेस दैन माइनस वाई, राइट। ये जो चीज़ मैं करके दिखा रहा हूँ, मैंने मतलब बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ, इस चीज़ को तुम इधर ले जाओ और इस चीज़ को इधर ले जाओ, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इस चीज़ को हम करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कितना आया, यहाँ आके मेरे पास बच जाएगा माइनस ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन बी माइनस सी। अब ध्यान से देखना, इज ग्रेटर दैन माइनस ऑफ एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन सी माइनस ए, राइट। अब इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ, ये हमारा स्टेप था, तो अब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अंदर ले जाके ये तो ये रह जाएगा, डिनोमिनेटर को सेम रखो, डिनोमिनेटर स्विच नहीं कर रहे हम। इट इज़ ग्रेटर दैन एफ ए माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस ए, राइट। अब क्या करो, अब तुम वो डिनोमिनेटर ले लो। अब तुम्हें क्या चाहिए था, क्योंकि बेसिकली एफ सी माइनस एफ ऑफ बी अपॉन एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ सी, इट इज़ ग्रेटर दैन बी माइनस सी अपॉन सी माइनस ए। क्या तुम्हें बातें समझ आ रही है यार? अब तुम्हें नंबर मिल गया ना, ग्रेटर दैन बी माइनस सी अपॉन सी माइनस ए, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। यार ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तभी मैं स्टार मार्क लगा रखा है मैंने, ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते ही है अपने आप से, तो काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें ट्राई करके देखनी पड़ेगी, जैसे मुझे भी देखनी पड़ रही है, ठीक है।